हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायर आईएएस स्पेसिस। गाइस, विजन आईएएस ने इकोनॉमी का पीटी 365 मैगजीन रिलीज कर दिया है और इसमें जो है अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक का डेटा को कवर किया है। मींस ये अप्रैल 2024 से लगाए अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स को ये इन्होंने कवर किया है। और इसके बाद का जो करंट अफेयर्स रहता है उसको इसके सेकेंड पार्ट में रिलीज करते हैं। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमी का पीटी 365। तो अभी हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर कौन कौन से पीटी 365 काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इकोनॉमी का जो पीटी 365 होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए आप इसको अच्छे से कवर करिए और इसका शॉर्ट जो भी शॉर्ट नोट होता है इसको रेडी करके रखिए, क्योंकि जो एग्जाम आता है लास्ट मोमेंट पे इससे रिवाइज करने में आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो अभी जो जो हमारे पास देखेंगे पीटी 365 है। तो बहुत सारे चैनल्स जो हैं, यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स पे इसका कवरेज किया जा रहा है। बट हमारे यहाँ हम क्या करेंगे, जो पीटी 365 रहेगा उसको जो स्टैटिक पार्ट है उससे प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं इससे लिंक करेंगे, जिससे आपको क्या होगा कि करंट में जो इवेंट्स रहेंगे वो उसका स्टैटिक जो पार्ट है वो भी आपका रिवाइज होगा। प्लस इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं ये भी आपके यहाँ से कवर होंगे। तो आपको क्या करना रहेगा कि इस वीडियो को एक दो बार आप देख लेंगे तो इससे क्या रहेगा कि आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। मीन्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो नॉर्मली सिंगल की स्पीड से देखिए, और इसके बाद आप रिवीजन करने के लिए देख रहे हैं तो इसको क्या है कि 1.5 की स्पीड लगा के एक दो बार तीन बार देख लेंगे तो क्या होगा कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं हमने इतने आसान तरीके से समझाए हैं कि आपको सब तैयार हो जाएँगे, आपको एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टिल आपको लग रहा है कि हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर में रेफ़रेंस मिल सकते हैं। तो अभी कुछ बच्चों का डाउट्स रहता है कि सर हमने मंथली जो करंट अफ़ेयर्स होता है, उसको भी कवर किया, तो इसको करना ज़रूरी है क्या? तो इससे कवर करने से क्या रहता है कि इसमें स्ट्रिक्टली जो है प्रीलिम्स वाले टॉपिक और प्रीलिम्स के से रिलेटेड जो डेटा है, उनको फ़ोकस किया जाता है। और मंथली मैगज़ीन में जानते होंगे कि उसमें मेंस से रिलेटेड भी जो पॉइंट्स रहते हैं वो भी दिया रहता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप क्या करिए कि जो पीटी 365 है इसको एक बार कवर करिए और यहाँ पे एक दो बार देख लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा और ये आपका जो स्टैटिक पार्ट है उससे भी लिंक हो जाएगा। तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले इसको देखेंगे। तो आप जानते होंगे जैसे आप इकोनॉमी का स्टैटिक पार्ट ओपन करते हैं तो वहाँ पे देखेंगे पहला टॉपिक हमारा बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी रहता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला हम इसको कवर करेंगे, जिसमें क्या-क्या रहेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो आप जानते होंगे हर 2 महीने पे आरबीआई है एक सेटअप करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इसके बारे में देखेंगे। और रिसेंटली क्या था कि इन्होंने एक वेरिएबल रेपो रेट लेकर आया था। तो ये वेरिएबल रेपो रेट क्या है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। देन इसके बाद हम ये देखेंगे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है, क्योंकि आप देखेंगे यूपीएससी का आप क्वेश्चन देखेंगे तो यूपीएससी में जनरली क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से रिलेटेड। और मीबोर क्या है, ये भी हमारे इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मीबोर क्या हो गया, लिबोर क्या हो गया, इसको भी हम आगे देखेंगे। और जो आरबीआई ने है नियरली 2 लाख करोड़ ने का जो फंड है इसको गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया है। तो इसका हम देखेंगे कि ये कहाँ से अथॉरिटी मिलती है आरबीआई को, और आरबीआई के पास इतना फंड आता कहाँ से है, तो इसके बारे में देखेंगे। फिर जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है इसको देखेंगे, फिर कैश डिपॉजिट जो हमारा रेशियो इसके बारे में देखेंगे। और ये छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं। और इसके बाद हम मूव करेंगे तो कौन-सा हमारा मेजर टॉपिक बचता है, यूनिवर्सल बैंक्स। अभी रिसेंटली क्या है कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज़ यूनिवर्सल बैंक, या इस पे फिर मल्टीपल जो है ऑप्शंस दे देगा, स्टेटमेंट दे देगा, आपको फाइंड आउट करने रहेंगे कि क्या इसमें से सही है क्या गलत है। फिर अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो है हमारा इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कवर करेंगे। एनबीएफसी जानते होंगे आप कि एनबीएफसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स होता है ये इसको कवर करेंगे। एंड जो हमारा है कि एआरसी मीन्स असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये क्या होता है। और जो है हाउस होल्ड सेविंग रेट, ये क्या होता है, तो इसको हम डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे।
तो इन केस आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और हम लोगों ने ऑलरेडी जो पीटी 365 मैगजीन है पॉलिटी का, इसको कवर कर लिया है। इसका एक सिंगल सिंगल वीडियो भी बनाया है और मैंने इसको कंपाइल करके 1 साढ़े 3 घंटे का पूरा पीटी 365 मैगजीन बनाया है पॉलिटी का। एक सिंगल वीडियो से आपका पूरा पॉलिटी कवर हो जाएगा, करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर से। तो हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जुड़ के हमको मैसेज कर सकते हैं। तो हम मूव ऑन करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है कि हम जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू मीन्स रफली डेटा क्या है। तो हमारा जो इकोनॉमी है इसका साइज देख लेते हैं। तो आप जानते होंगे कि इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में। तो पहले पे कौन आता है? तो पहले पे जैसे हो गया, पहले पे हो गया यूएसए हो गया, देन चाइना हो गया। चाइना के बाद जानते होंगे कि जर्मनी हो गया, जापान हो गया, देन 5th पे हम आते हैं। तो ये हो गया कि पहला कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, एज ए इंडिया। और हमारा जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। तो बहुत लोगों को डाउट होता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है। तो एक फॉर एग्जांपल से हम आपको दिखा ये समझाएंगे कि सपोज एक बर्गर है, वो आप यूएसए में यहाँ पे $2 का मिलता है, और इंडिया में आप जानते होंगे ये नियरली 30 रुपीज़ में मिल जाता है। तो क्या है कि आप देखेंगे कि यहाँ का इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये नियरली 160 के कन्वर्जन करें तो 160 रुपीज़ के बराबर हुआ। और इंडिया का ये कन्वर्ट करेंगे ये 30 रुपीज़ मीन्स देखेंगे कि वहाँ का 160 रुपये इंडिया की 30 रुपये के बराबर हुआ, क्योंकि 160 रुपये में भी एक सिंगल बर्गर मिल रहा है आपको, और जो 30 रुपये है वो उससे क्या है कि इंडिया में उससे बर्गर मिल रहा है, 160 रुपये में यूएसए में आपको बर्गर मिल रहा है। तो जब तीनों को इक्वेलेंट करके हम वहाँ का जीडीपी निकालेंगे तो वो जो जीडीपी आता है उसको हम जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी बोलते हैं। तो नियरली जो है इंडिया देखा जाए तो 3rd लार्जेस्ट है। 3rd लार्जेस्ट मीन्स तो पहले भी कौन है? पहले पे आता है चाइना, दूसरे पे आता है हमारा यूएसए, देन 3rd पे हम आते हैं इंडिया, हमारा प्यारा भारत। तो ये हमारा इससे रिलेटेड डेटा है। तो अभी टैक्स कलेक्शन का हम देख लेते हैं, टैक्स कलेक्शन का क्या डेटा है। तो टैक्स कलेक्शन इंडिया में जितना भी होता है तो उसमें नियरली जो 56% जो टैक्स का कलेक्शन है वो हमारा डायरेक्ट टैक्स से आता है। तो पहला क्वेश्चन होगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स बेसिकली क्या होता है कि इनकम टैक्स हो गया, मीन्स हम और आप जो अर्निंग करते हैं उस पे लगने वाले टैक्स को हम इनकम टैक्स बोलते हैं, जो कि डायरेक्ट इसलिए बोलते हैं कि ये आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट के लिए कि आपने टैक्स भरा या नहीं भरा। इनकेस आपने नहीं भरा तो गवर्नमेंट आपको नोटिस दे सकती है। और इस तरीके के और भी टैक्स होते हैं क्या जी, जैसे इंडिविजुअल के लिए इनकम टैक्स होते हैं वैसे एक कंपनी के लिए कारपोरेट टैक्स होता है। यहाँ पे देखेंगे नीचे कारपोरेट टैक्स, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दिखा है कारपोरेट टैक्स। तो सेम वैसे इंडिविजुअल के लिए इनकम टैक्स हो गया, और कोई कारपोरेट है तो उसके लिए कारपोरेट टैक्स हो गया। और इसके अलावा देखेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत योगदान है। तो अभी इस सेशन को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए क्या होगा कि हम कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे, और आपको उसका आंसर जो भी है, जो भी आपको रहेगा, ऐसा नहीं है कि सही है तो भी, जो भी आपको लगे कि ये आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इससे क्या होगा कि आपका जो है रिकॉल भी हो जाएगा और इससे रिवीजन भी हो जाएगा, और जो भी रहेगा जिसको नहीं आएगा उसको इससे डेटा याद हो जाएगा। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडियन इकोनॉमी का देखा जाए तो इंडिया के पास जो है सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। तो आप कमेंट करके बताइए कि इंडिया जो सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इंडिया के पास, तो पहला कौन है जिसके पास जो रोड नेटवर्क है सबसे ज़्यादा है? फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा है कि जो हमारा रेल नेटवर्क है वो एशिया में लार्जेस्ट है। तो एशिया में लार्जेस्ट तो आप जानते होंगे एशिया में हमसे बड़ा कौन हो सकता है? हमसे बड़ा सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री है, वो है चाइना। तो वहाँ पे देखेंगे कि रेल नेटवर्क के मामले में यहाँ पे हम एशिया में सेकेंड आते हैं। तो ये हमारा वो इकोनॉमी का ओवरव्यू हो गया। तो अभी हमारा देखा जाए जो हमारा इकोनॉमी है तो इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर है
कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखा जाए, एम्प्लॉयमेंट मीन्स जो है रोजगार के लिए, तो ये देखिए दो डेटा दिया है। ये डेटा है 2020 का और ये जो है 1970 के आसपास का है। तो पहले क्या था, पहले एग्रीकल्चर में नियरली 73-74% लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता था, और अभी 2020 के डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 42% लोग एग्रीकल्चर फील्ड में है। इंडस्ट्री में देखा जाए तो 1970 के आसपास सिर्फ और सिर्फ 11% लोग थे वहाँ पे, और आज के टाइम पे 24% लोग हमारे इंडस्ट्री में काम करते हैं। इंडस्ट्री मीन्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी हो गया या फिर केमिकल कंपनी हो गया, तो ऐसे कंपनी में काम करने वालों की संख्या पहले जो भी है 11.3% थी, अभी 24% है। फिर इंडस्ट्री जो सर्विसेज है, जैसे बीपीओ हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, या फिर ऐसे सर्विस प्रोवाइड करने वाली टर्सरी सेक्टर में काम करने वालों की संख्या जो है देखा जाए तो पहले क्या था कि सिर्फ 14.8% था, अभी नियरली 30.7% लोग इस इंडस्ट्री सर्विस में काम करते हैं। तो ये तो हो गया एम्प्लॉयमेंट का। तो अभी देखा जाए कि सपोज इतना एम्प्लॉयमेंट है तो उनका आउटपुट का क्या स्ट्रक्चर है, मीन्स वो लोग काम कर रहे हैं तो उनका आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले क्या था कि 73.9% मिलकर लोग जो इंडिया का जीडीपी था उसका 42% आउटपुट देते थे, मीन्स नियरली हाफ जो जीडीपी था वो सिर्फ हमारा आता था एग्रीकल्चर से। और अभी के टाइम पे देखा जाए तो 42% है, तो ये लोग मिलके यहाँ पे जो पूरे कंट्री का 15% जो है आउटपुट यहाँ से हमारा एग्रीकल्चर से आता है। देन इंडस्ट्री से कितना आता है, इंडस्ट्री से हमारा आता है 25%। और सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, तो सबसे ज़्यादा आता है हमारा सर्विस सेक्टर से नियरली 55.3%। और यहाँ पे कितने परसेंट लोग इंगेज हैं, यहाँ पे 30.7% लोग इंगेज हैं, और इससे हमको आउटपुट आ रहा है 55.3%। तो इस ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए इंडियन जो हमारा इकोनॉमी है। अभी हम बात करते हैं कि इंडिया का डेट, जो एक्सटर्नल डेट है उसके बारे में। डेट मीन्स जो कर्ज होता है, बोलते हैं कि इंडिया पे जो हमारा देश है इस पे कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसका देखेंगे कि इंडिया के ऊपर जो एक्सटर्नल डेट है वो कितना है। तो एक्सटर्नल डेट क्या होता है कि हम जब अपनी कंट्री के बाहर किसी अदर कंट्री या रिसोर्सेज से जब हम डेट लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो उसको हम एक्सटर्नल डेट बोलते हैं। तो अभी के लिए इंडिया पे कितना एक्सटर्नल डेट है, मतलब बाहरी कर्ज कितना है, 663 बिलियन, 663.8 बिलियन डॉलर हमारा बाहरी कर्ज है। और इसमें से भी देखा जाए तो लॉन्ग टर्म जैसे कर्ज होता है, तो एक हो गया शॉर्ट टर्म जो कि 1 साल के अंदर हमें पे करना रहता है, और एक हो गया लॉन्ग टर्म जो कि होता है 1 साल से ज़्यादा, सपोज उसका टेन्योर है तो उसको हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो वहाँ से जो 541 मीन्स 441 बिलियन जो डॉलर है वो लॉन्ग टर्म है, तो हमें ये वाला उतना टेंशन वाली बात नहीं है। बट जो रिमेनिंग हमारा अमाउंट बचता है 120 बिलियन डॉलर के आसपास, ये शॉर्ट टर्म लोन है, मीन्स हमें इस 1 साल के अंदर इसको पे करना है, तो ये काफ़ी टेंशन वाली बात रहती है। दूसरा है कि इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो है, मीन्स हमारा जीडीपी का कितना हिस्सा हमारा कर्ज में चला जाता है, तो उसका देखा जाए तो हमारे जीडीपी का नियरली जो है 18.7% जो है हमारा डेट है, मीन्स कर्ज है। हमारा जीडीपी आप जानते होंगे नियरली 3.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो उसका जानते होंगे कि 80 मीन्स 18.7% जो है जीडीपी वो हमारा एक्सटर्नल डेट है। और इसमें क्या क्या कंपोनेंट क्या क्या है, तो मेजरली इसमें हमने जो कर्ज लिया है वो यूएस डॉलर में लिया है। और इसके अलावा क्या है कि और कर्ज भी देखा जाए तो यहाँ पे जैसे इंडियन रुपीज़ में भी कुछ जगह हमने कर्ज लिया है रुपीज़ के फॉर्म में, कुछ जापानीज येन में भी लिया है, और कुछ हमने जो स्पेशल ड्राइंग राइट होता है उसके बारे में उससे रिलेटेड हमने कर्ज लिया है। तो ये हमारे इंडियन इकोनॉमी का से रिलेटेड एक ओवरव्यू था। आपको कुछ भी डाउट रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अच्छा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को प्रेस करिए। तो हमारा पहला टॉपिक है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई रिसेंटली जानते होंगे कि जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी जो ये है वो हर 2 महीने पे होता रहता है। तो उससे रिलेटेड हम देख लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है कि ये लोग एक बैठक करते हैं और वहाँ पे
कुछ एक एक्शन लेते हैं जिससे कि हमारा इंडिया में जो महंगाई है उसको स्टेब्लिश किया जा सके, मीन्स स्टेबल किया जा सके, जिससे कि हमारा ग्रोथ भी सस्टेनेबल हो, ग्रोथ एक अच्छे वे में जाए। और इसके अलावा जो प्राइस होता है, मीन्स सामान का जो दाम होता है वो भी स्टेबल रहे, मीन्स ऐसा ना हो कि कभी महंगा हो रहा है कभी सस्ता हो रहा है, ऐसा ना हो, वो स्टेबल रहे और लोग एफोर्डेबल रहे। और तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो इसको जनरली कंट्रोल करते हैं मनी सप्लाई से। तो मनी सप्लाई की कौन कौन पार्ट हुए, जैसे इन लोगों, सपोज महंगाई ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये लोग रेपो रेट बढ़ा देते हैं। तो रेपो रेट बढ़ा देने से क्या होगा कि जो लोन लेना हो जाएगा वो लोन लेना काफ़ी महंगा हो जाएगा। मीन्स जब आरबीआई से जो बैंक होता है ये लोन लेती है, तो जिस रेट पे लेती है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। और जब इससे कस्टमर लेता है तो सपोज यहाँ पे अभी 6.5%, तो 6.5% पे जब बैंक ही लोन ले रही है तो ये जो कस्टमर होते हैं इनको लोन और महंगा देगी। तो इससे क्या होगा कि बहुत लोग क्या करेंगे कि लोन 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 लेने से बचेंगे। तो इससे हमारे कंट्री में मनी सप्लाई कम होगा, तो लोगों के पास मनी सप्लाई नहीं रहेगा तो कोई भी जो सामान है उसको खरीदने से बचेंगे। तो क्या रहेगा कि हम कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा और सामान का सप्लाई रहेगा। तो इससे क्या रहेगा कि जो दाम है, प्राइस है, वो कम हो जाएगा। हमने बता दिया मनी पॉलिसी के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के बारे में। तो ये बेसिकली जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है जिसमें हम पॉलिसी रेट या फिर रेपो रेट जिसको बोलते हैं उसी को हम पॉलिसी रेट बोलते हैं। इसमें क्या कितना रखना है, कम करना है या बढ़ाना है, इसका डिसीजन ये लोग लेते हैं बाई मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के द्वारा। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी हम लाती है ये आरबीआई के द्वारा, तो इसका कोई स्टैच्यूटरी स्टेटस है क्या, मीन्स इसको लीगल बैकिंग कहाँ से मिलती है? तो इसको लीगल बैकिंग जो मिलती है आरबीआई एक्ट है 1934 वाला, इसके माध्यम से मिलती है। और यहाँ पे पहले ये सपोज 1934 का एक्ट है तो इसमें 2016 में संशोधन करके इससे जो मॉनेटरी पॉलिसी हमारा ट्रांसमिशन कमेटी है इसके बारे में इसको मेंशन किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा। तो स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होती है? बेसिकली जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है हमारा, पार्लियामेंट के थ्रू जब हम कोई लॉ बना के किसी बॉडी को रूल रेगुलेट करते हैं तो उसको हम स्टैच्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? तो इसमें एक सेंट्रल गवर्नर होते हैं। सेंट्रल गवर्नर कौन होता है? जो हमारा आरबीआई के मेन गवर्नर होते हैं उनको सेंट्रल बैंक के गवर्नर बोलते हैं। तो यहाँ पे आरबीआई से कंसल्ट करने के बाद वो इन्फ्लेशन का टारगेट सेट किया जाता है। जैसा कि अभी के लिए देखा जाए जो इन्फ्लेशन का टारगेट रखा गया वो 4 रखा गया है, 4 ± 2 मीन्स 2 से 6% महंगाई के बीच में ही हमारा होना चाहिए। और ये टारगेट कब तक का है? ये 2026 तक का टारगेट हम लोगों ने ले रखा है कि हम किसी भी कीमत में महंगाई को 2 से 6% की रेंज में ही रखना है। इससे हम ज़्यादा भी नहीं रख सकते हैं और इससे कम रखेंगे तो हमारे इंडस्ट्री के लिए काफ़ी नुकसान होगा क्योंकि उनमें ग्रोथ का पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन सा इसमें टूल्स होते हैं? तो मॉनेटरी पॉलिसी में 2 टूल्स होते हैं। पहला होता है कि क्वांटिटेटिव टूल्स मीन्स वो नंबर्स होते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन कमेटी है उन्होंने किसी नंबर को घटा दिया बढ़ा दिया, जैसे हो गया रेपो रेट हो गया। रेपो रेट तो ये लोग क्या करेंगे कि रेपो रेट का परसेंटेज सपोज 5% है तो उसको कर दिए 4.5% कर दिए या 5.5% बढ़ा के कर दिए। तो इस चीज़ को देखो 1% या आधा परसेंट घटा बढ़ा रहे हैं, मीन्स ये क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी है तो इस चीज़ को हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव टूल। तो ये इनडायरेक्ट होता है जिससे कि इसका इनडायरेक्टली असर पड़ता है। तो क्या क्या इसके लिए टूल्स हैं? तो एक है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में बेसिकली क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है तो ये होती है जो सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू वो क्या करती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचती है या फिर खरीदती है। सपोज उनको क्या करना है कि लिक्विडिटी को अब्जॉर्ब करना है, मीन्स लिक्विडिटी को खत्म करना है। तो वो क्या करेगी, जो है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको ओपन मार्केट में बेचेगी। तो बेचने से क्या होगा, तो लोगों के हाथ में सिक्योरिटीज पकड़ा देगी और कहेगी इसके बदले हमें पैसे दे दो। तो लोग पैसा जब आरबीआई को दे देंगे तो उनके लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए रहेगा ही नहीं। तो इससे उसका हमारे कंट्री का जो लिक्विडिटी है
वो कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो पहला ये हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। बैंक रेट हो गया। तो बैंक रेट बेसिकली क्या होता है कि सपोज कोई बैंक है, यहाँ बैंक है, बैंक को कोई ज़रूरत पड़ी तो वो जब आरबीआई से लोन लेती है, आरबीआई से लोन लेती है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस चीज़ को हम बैंक रेट बोलते हैं। समझ गए? तो बैंक रेट क्या होती है, जब बैंक जो है आरबीआई से लोन लेने जाती है तो आरबीआई जिस रेट पे बैंक को लोन देती है उस रेट को हम बैंक रेट बोलते हैं। फिर हो गया कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है बेसिकली कि सपोज हमारे जैसे 10 लोग गए बैंक में पैसा डिपॉजिट किए और सब लोगों ने 1-1 लाख रुपये लेके वहां पे जाके बैंक को डिपॉजिट किया। तो क्या होता है कि आरबीआई ये एक कंडीशन रखता है कि सपोज 10 लोगों का पैसा आपके पास है और वो क्या करती है बैंक, आप हम लोगों का पैसा दूसरे को कर्ज दे देती है। तो सपोज क्या करेगी, बैंक कहती है कि आपने 10 लोगों का पैसा 1-1 लाख जमा किया, एक 10 लाख हुए और 10 लाख में से आपने 8 लाख लोन पे किसी को दे दिया, तो आपके पास कितना बचा, 2 लाख बचा। तो 2 लाख बचा और बाई सडन उन लोगों की जो 10 लोग जमा किए वो 10 लोग आ गए कि मेरा पैसा मुझे दे दो, तो आप डिफ़ॉल्ट कर जाओगे, मीन्स आपके पास लिक्विडिटी नहीं रहेगी, बचेगी नहीं। तो इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आरबीआई बोलती है कि कैश रिजर्व रेशियो मीन्स कैश में आप अपने पास कुछ पैसे रखो जिससे कि इमरजेंसी, इमरजेंसी मीन्स सडन कोई आपका जो डिपॉजिटर है वो आता है, कहता है कि हमें फंड, मेरा मुझे जो भी हमने डिपॉजिट किया उससे वापस दो। तो आपके पास वहाँ पे उतने बफर फंड होने चाहिए जिससे उसको भी दे सकें। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इसके अलावा होता है स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी क्या होता है कि जो हमारा मनी सप्लाई है इसको कंट्रोल करने के लिए काम आता है, जिसको हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। अब ये हो गया क्वांटिटी टूल्स, मीन्स इसको हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ होता है क्वालिटेटिव टूल्स, मीन्स ये नंबर्स नहीं होता है। ये इसमें क्या होता है कि एक सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे क्या क्या करती है कि आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी है उसको ये कंट्रोल करती है। जैसे हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, किसी कंपनी को डायरेक्शन दे दी है कि लोन कैसे देना है, नहीं देना है, लोन किस कैटेगरी पे देना है। तो इन सब चीज़ को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं उसमें क्वालिटेटिव होता है और क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव में क्या होता है कि जो है कि बैंक डायरेक्शन दे सकती है कि लोन्स का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो ये सब हो गया। और क्वांटिटेटिव से क्या होता है, क्वांटिटेटिव में मीन्स वो नंबर से रिलेटेड जो डेटा उनके पास होता है, निकालते हैं, घटाते बढ़ाते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव जो टूल्स। जैसे वो ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, बैंक रोट हो गया, सीआर हो गया, एसएलआर हो गया। तो इस चीज़ को ये ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और यूपीएससी में जनरली ऐसा क्वेश्चन आता है। और जो हमारा बैंक रेट है या फिर जो रेपो रेट है, इससे यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन आया है। रेपो रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, जो रिवर्स रेपो रेट हो गया, एसएलआर हो गई, एसएलआर हो गया। तो इन सब चीज़ों से हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो हमने यहाँ पे ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया है। और बाकी इसके अलावा आप अपने स्टैटिक जो पार्ट है उससे लिंक करिए। और उसके बाद भी आप जब प्रॉपर इन दोनों को लिंक करके पढ़ेंगे तो आपका एक तो स्टैटिक पार्ट भी कवर होगा और आपका करंट अफेयर भी कवर होगा। करंट अफेयर के साथ साथ आप देखेंगे कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाएगा। तो एक आपका होलिस्टिक प्रिपरेशन होगा जिससे किसी भी सिचुएशन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। अभी हमारा अगला पॉइंट है कि जो आरबीआई है मार्केट इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करने के लिए, और इसका आरबीआई का मेन जो मोटो होता है वो होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और करेंसी का जो फ्लक्चुएशन होता है, जैसे अभी देखेंगे कभी डॉलर ऊपर जाता है, कभी डॉलर 10 पैसा ऊपर जाता है, कभी कम जाता है। तो ऐसे करके जो इसमें हमारे करेंसी में फ्लक्चुएशन होता है इसको कंट्रोल करना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमने बताया ओपन मार्केट ऑर्गेनाइजेशन, जो ये हो गया ऑपरेशंस हो गया, सीआर कैश रिजर्व रेशियो हो गया, मार्केट मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम हो गई। तो ये सारे स्कीम्स के थ्रू जो हमारा आरबीआई है मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये स्टेबलाइज करती है इन्फ्लेशन और करेंसी के फ्लक्चुएशंस को। तो हमारे जो आरबीआई है इसको कहाँ से स्टैच्यूरी बैकिंग मिलती है, तो इसको स्टैच्यूरी बैकिंग मिलती है आरबीआई एक्ट 1934 से। तो ये ध्यान रखिएगा, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। तो अभी हमारे पास जो मॉनेटरी पॉलिसी है
कितने टाइप का होता है? तो हमारे पास जो मॉनेटरी पॉलिसी है दो टाइप का होता है, एक एक्सपेंशन वाला मॉनेटरी पॉलिसी, एक दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन वाला मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशन मीन्स किसी भी चीज को हम खींच कर जब बढ़ा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन वाला, तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें क्या होता है कि मनी सप्लाई को जब बढ़ाना रहता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन, जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें क्या करती है, जो आरबीआई है यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है इसको घटा देती है। तो इंटरेस्ट रेट घटाने से क्या होता है कि लोगों को जो हाउस लोन हो गया, जो पर्सनल लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, इन लोगों को लोन जो होता है, लोन सस्ता हो जाता है। तो लोन सस्ता हो जाता है तो जो पर्सन होते हैं वो लोग लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद एक हमारे मार्केट में खर्च करते हैं। जब मार्केट में खर्च करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे मार्केट में जॉब क्रिएट होता है, डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ने से हमारा जीडीपी भी बढ़ता है। तो इन सब चीज़ से आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमारा एक्सपेंशन वाला मॉनेटरी पॉलिसी लागू होता है तो उस पर क्या होता है, लोन सस्ता हो जाता है। और एक्सपेंशन वाला मॉनेटरी पॉलिसी लागू करने के लिए हमारा जो रेपो रेट है उसको घटाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इससे हमारा मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है। तो इस एक्सपेंशन वाले मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करने के लिए क्या क्या आरबीआई एक्शन ले सकती है? तो पहला एक्शन होती है कि आरबीआई जो है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, ये इनको बाई करती है। तो बाई करने से अगला क्वेश्चन ये आएगा कि बाई करने, सपोज जो आरबीआई है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई करती है, तो इससे हमारा जो लिक्विडिटी पे क्या असर जाएगा? तो लिक्विडिटी पे बेसिकली क्या होगा, तो जैसे हम और आपने यहाँ पे हमारे पास जो है 1 लाख का हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले रखा है और आपने सपोज 50,000 का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले रखा है। तो अभी हमें सपोज मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंड करना रहेगा, मीन्स इकोनॉमी मनी सप्लाई को बढ़ाना रहेगा, तो कैसे बढ़ा सकती है? तो आरबीआई कहेगी कि वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने रखा है उसको हमें दीजिए और हम आप पे इस पे एक जो भी है थोड़ा हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा के दे देते हैं। तो आप कहेंगे ठीक है कि आप आरबीआई को, कि आरबीआई ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ले लो। तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसको दे देंगे और उसके बजाय आप आरबीआई आपको पैसे दे देगी। तो जो आपके हाथ में पैसे आ जाएंगे तो आप उस पैसे का इस्तेमाल मार्केट में करेंगे, शॉपिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव असर पड़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। दूसरा है कि इससे सपोज रिड्यूस करना रहेगा तो क्या करेगी यहाँ पे, जब मॉनेटरी मनी सप्लाई बढ़ाना रहता है तो कुछ जो टर्म्स है रिड्यूस करती है, मीन्स कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो का सपोज क्या बोलते हैं कि 100 में से बोल दिया कि आरबीआई ने बोला कि आपके पास 4% के बजाय आपको 2% कैश रिजर्व अपने पास रखना है। तो ये जो रिमेनिंग 2% बचा, तो ये क्या करती है, बैंक लेंड पे दे देगी, मीन्स बैंक दे देगी लोगों को लोन पे। तो इससे क्या रहेगा कि वो लोग जो 2% रहेगा वो परचेज करेंगे, मार्केट में उसका सामान खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा कि मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो आप मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इससे क्या होगा कि मार्केट में ग्रोथ अच्छा होगा, इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा, इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा तो हमारे इकोनॉमी का भी ग्रोथ होगा। तो सेम एक कॉन्ट्रैक्शन वाला होगा। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ जाना, किसी चीज़ को सिकुड़ जाना, मीन्स हम जो सप्लाई चेन मनी सप्लाई है इसको कम कर देंगे, डिक्लाइन कर देंगे, तो इस चीज़ को हम कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, इसके लिए हमें इंक्रीज करना रहता है। जैसे अभी के टाइम पे देखेंगे तो जो रेपो रेट है वो नियरली 6.5% है। तो अभी के टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्शन वाली मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है, क्योंकि इससे ज़्यादा अभी क्या ही कर सकती है। तो इससे क्या हो रहा है कि जब ऑलरेडी रेपो रेट इतना ज़्यादा है तो लोगों को लोन काफ़ी महंगा मिल रहा है। लोगों को लोन जब महंगा मिल रहा है तो वो लोग लोन नहीं ले रहे हैं, लोन नहीं ले रहे हैं तो क्या रहा है कि मार्केट में हमारा मनी सप्लाई कम हो गया है। मनी सप्लाई कम हो जाने से आप देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट का जो रोजगार है, जो बेरोजगारी वो बढ़ गया है। और जो इन जब बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा तो इससे इंडस्ट्री का ग्रोथ रुकेगा, इंडस्ट्री का ग्रोथ रुकेगा तो हमारा इकोनॉमी भी डाउन ही आएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन वाली मॉनेटरी पॉलिसी हो गया।
तो इसके लिए आरबीआई क्या क्या एक्शन लेती है, आरबीआई क्या करती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है इसको बेचती है। बेचने से क्या होगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब बेचेगी तो लोगों के हाथ में जो पैसा है उसको क्या करेगी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देगी, और उस सिक्योरिटी के बजाय वहाँ पे लोगों के हाथ में जो पैसा है उसको ले लेगी। तो क्या होगा कि लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा। तो लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा तो मनी सप्लाई का ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा रहेगा ही नहीं सप्लाई खर्च करने के लिए। और इसके अलावा कि दूसरा क्या क्या कर सकती है कि कैश रिजर्व रेशियो ये बढ़ा सकती है, क्योंकि बोल देगी कि 4 के बजाय आप 6% रिजर्व रेशियो रखिए। तो क्या होगा कि बैंक को वहाँ पे उससे ज़्यादा कैश रिजर्व रेशियो रखना पड़ेगा। जो तो जब ज़्यादा कैश रिजर्व रेशियो रखने लगेगी तो वहाँ पे मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये सारे कुछ यहाँ पे टूल्स हैं जिससे आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है इसमें क्या क्या इसमें कौन कौन होता है और इसको लीगल बैकिंग कहाँ से मिलती है। तो हमने बताया था इसको कि इसको लीगल बैकिंग जो मिलती है आरबीआई एक्ट 1934 से मिलती है, जो कि एक स्टेचुअरी बॉडी है आरबीआई एक्ट। तो जो आरबीआई एक्ट है स्टेचुअरी बॉडी, तो स्टेचुअरी बॉडी क्या होती है, तो स्टेचुअरी बॉडी बेसिकली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से जब लॉ बनाकर हम संसद से पास करवाते हैं और वो बाद में राष्ट्रपति के सहमति के बाद कानून बन जाता है, तो उस चीज़ से जिसको लीगल बैकिंग मिलती है उसको हम स्टैच्यूटरी बॉडी बोलते हैं। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही फॉर्म कर सकती है, वही उसी के पास ये पावर होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमने बताया प्राइस को स्टेबल करना, और जो इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल करना। तो इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। एक हो गए गवर्नर हो गए, दूसरा है कि अदर 5 मेंबर्स और होते हैं, जिसमें से 2 रह गए आरबीआई की तरफ से, तो 2 आरबीआई और एक हो गए गवर्नर, 3 ये हो गए, और 3 मेंबर जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। तो 6 मेंबर्स की ये बॉडी हो गई। फिर वोटिंग के बारे में देखा जाए कि वोटिंग राइट सबका बराबर होता है, या फिर जो जो चीफ जो होते हैं गवर्नर, हेड गवर्नर होते हैं आरबीआई के, उनका कुछ जो वोटिंग राइट है वो ज़्यादा तो नहीं होता है। तो इस केस में बोला जाए तो जो भी मेंबर्स हैं उनके सारे का वोट जो है बराबर होता है, और जो गवर्नर होते हैं सिर्फ तभी वोट करते हैं जब लोगों का वोट लेवल हो जाए। और ये कितनी बार साल में कितनी बार मीटिंग करती है, तो इनको जो है 4 बार मैंडेटरी होता है मीटिंग करना, एक साल में कम से कम 4 बार ये लोग मिलते हैं, और ये लोग मीट करके डिसाइड करते हैं मनी सप्लाई पे क्या क्या हमें करना है। कोरम, कोरम क्या होता है, तो कोरम बेसिकली क्या होता है कि सपोज यहाँ पे 6 मेंबर्स हैं, तो 6 में से कितने मेंबर्स मिनिमम चाहिए जिससे कि कोई भी मीटिंग सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो। तो जो भी मिनिमम मेंबर्स की संख्या होती है उसी चीज़ को हम कोरम बोलते हैं। तो इस 6 में से 4 मेंबर जब रहेंगे तभी ही कोई मीटिंग का डिसीजन सर्वमान्य होगा, नहीं तो फिर उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी में आप पीवाईक्यू देखेंगे तो इससे क्वेश्चन आ चुका है। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि वेरिएबल रेपो रेट। तो वेरिएबल रेपो रेट क्या होता है, अभी रिसेंटली क्या था, आरबीआई ने 25,000 करोड़ को 25,000 करोड़ रुपए एक वेरिएबल रेपो रेट के थ्रू जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है इसमें इंजेक्ट किया। मीन्स यहाँ पे लिक्विडिटी, हमारे बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी का इसमें काफ़ी अभाव चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आरबीआई ने 25,000 रुपये इन्फ्यूज किया, जिससे कि हमारे इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ जाए। तो देख लेते हैं कि वेरिएबल रेपो रेट क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम ये किसी किसी केस में, कि ये हमेशा तो नहीं देती है, ये किसी किसी केस में जब जो कर्ज देती है बैंकों को वो रेपो रेट से कम रहे। मीन्स जनरली जो है बैंक है यहाँ पे, और यहाँ पे आरबीआई है। तो आरबीआई कर्ज देती है बैंकों को, तो किस पे देती है, शॉर्ट टर्म के लिए वो देती है रेपो रेट पे। बट जब रेपो रेट से भी कम रेट पे बैंक यहाँ पे आरबीआई बैंक को लोन देती है, तो उस चीज को हम बोलते हैं कि वेरिएबल रेपो रेट। और ये कितना कम देती है, तो रिजर्व जो रिवर्स रेपो रेट होता है, तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो जब आरबीआई जो है, आरबीआई यहाँ पे बैंक है, तो जब बैंक आरबीआई को कभी जरूरत पड़ी तो फिर क्या करती है कि वो बैंकों से भी पैसे ले सकती है। तो जो बैंक से आरबीआई पैसे लेगी तो वो किस रेट पे लेगी, रिवर्स रेपो रेट पे लेगी। तो जो रिवर्स रेपो रेट होता है
वो जनरली जो रेपो रेट होता है इससे छोटा ही होता है, कम होता है। तो वेरिएबल रेपो रेट क्या हो गया कि जब जो हमारा इंटरेस्ट रेट है रेपो रेट से कम हो और रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे देखा जाए तो वेरिएबल जो है रेपो रेट, तो ये जो रहे किससे ज़्यादा रहे, ये ज़्यादा रहे रिवर्स रेपो रेट से, और किससे कम रहे, रेपो रेट से कम रहे। ये ध्यान दीजिएगा, तब उस चीज़ को हम वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट ये कितना होना चाहिए, ये रेपो रेट से कम होना चाहिए और रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होना चाहिए। ये प्राइमरी कंडीशन है और ये 14 दिन तक के लिए मिलती है नियरली। और हमने बताया रेपो रेट को एक्सप्लेन कर दिया है, ये शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है। और जो ये है वेरिएबल रेपो रेट, ये लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए काम आती है। हमारा अगला टॉपिक है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो देखेंगे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है, इससे भी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बेसिकली एक कंडीशंस होता है जिसको आगे हम देखेंगे। तो इसमें एक इंसेंटिव फ्रेमवर्क लेकर आया है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इसका डिफिनीशन कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है, कि बेसिकली क्या होती है कि जब गवर्नमेंट और आरबीआई क्या चाहती है कि जो ऐसा तबका है जो हमारे कंट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज होती हैं जो हमारे कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उनका राइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनको ग्रोथ के दायरे में लाने के लिए उनको क्रेडिट प्रोवाइड करने का जो ये सिस्टम होता है उसको हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मीन्स प्रायोरिटी बेस्ड पे हमें स्पेसिफिक सेक्टर को लेंड मीन्स पैसे उधार देना, कर्ज देना। तो जब प्रायोरिटी बेसिस पे हम किसी सेक्टर को उधार कर्ज देते हैं तो इसको हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बोलते हैं। जैसे क्या हो गया कि हमारा एमएसएमई हो गया, फिर इसके अलावा एग्री सेक्टर हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे एग्री सेक्टर में जल्दी कोई लोन नहीं देना चाहता है। एमएसएमई मीन्स माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, जो छोटे छोटे हमारे कंपनी होते हैं इनको लोन दे नहीं देते। तो आरबीआई क्या करती है कि बैंकों पे एक कंडीशन रखती है कि कुछ जो हिस्सा है आपको मैंडेटरली आपको जो हमारा पीएसएल के थ्रू आपको लोन देना ही देना है, जिसको हम आगे और देखेंगे कि इसके बारे में। तो इंसेंटिव जो फ्रेमवर्क होता है तो क्या करती है जो सरकार इसमें आरबीआई की इंसेंटिव देती है ऐसे सेक्टर को जो पीएसएल जो हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को जो लोन देती हैं, क्रेडिट देती हैं। तो इनको सपोज उन्होंने 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए क्रेडिट दिया तो उसको 1.25 लाख कंसिडर करेंगे, 1.25 लाख का उनको इंसेंटिव देंगे, मीन्स 1.25 लाख के रेशियो के हिसाब से उनको इंसेंटिव देंगे। और ये खास करके ऐसे लोगों को देखेंगे जहाँ पे लोन अवेबिलिटी कम है। मीन्स लोन अवेबिलिटी क्या होती है, किसी डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे कि वहाँ पे लोन लेने का जो रेशियो वो काफ़ी कम हो तो उसको हम बोलेंगे कि लोन अवेबिलिटी। और एक होता है कि डिसइंसेंटिवाइज करेगी जहाँ पे हाई लोन अवेबिलिटी है, मीन्स किसी पर्सन को लोन की अवेबिलिटी जो है यहाँ वहाँ से बहुत ज़्यादा है। जैसे तो वहाँ पे आप 1 लाख रुपए लोन देते हैं तो वहाँ पे उसको 90,000 ही कंसिडर करेगी जब भी वो इंसेंटिव देने की बात आएगी। तो ये ध्यान दीजिएगा, इंसेंटिव फ्रेमवर्क और डिसइंसेंटिव। तो इंसेंटिव फ्रेमवर्क किसके लिए लेकर आया गया है, ये लेकर आया गया है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए, जहाँ पे लोन अवेबिलिटी जो है हमारा 9,000 रुपये पर पर्सन से कम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और डिसइंसेंटिव फ्रेमवर्क लेकर कहाँ पे आया गया है, जहाँ पे जो हमारा लोन अवेबिलिटी जो है 42,000 रुपये से ज़्यादा हो, वहाँ पे डिसइंसेंटिव जो फ्रेमवर्क है उसको लेकर लाया गया है। तो एमएसएमई लोन क्या होती है, एमएसएमई मीन्स हमने बताया कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, मीन्स छोटी छोटी जो कंपनी होती हैं ऐसे ऐसे जो ऑपरेशन करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उसको हम एमएसएमई बोलते हैं। तो जो भी एमएसएमई सेक्टर को लोन दिए जाते हैं वो सारे लोन को कवर किया जाता है पीएसएल मीन्स प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के थ्रू, और इसके थ्रू उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है। तो इसका मेन मोटो क्या होता है कि जो वल्नरेबल सेक्शन है, मीन्स हमारे जो सोसाइटी का या फिर हमारे इकोनॉमी का वीक एरिया है, वहाँ पे
या सोसाइटी की बात की या फिर अंडर डेवलप्ड है, उनको क्रेडिट सिस्टम का मीन्स कर्ज का एक उन लोगों को कर्ज लेके बिजनेस करने का एक सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि कर्ज लेके बिजनेस करेंगे तो सपोज किसी के पास कैपिटल नहीं है, वो बिजनेस नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे लोगों को जब क्रेडिट मिल जाएगा, कर्ज मिल जाएगा बिजनेस करने के लिए, तो वो क्या होगा कि एक तो खुद का अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और लोगों को अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सपोज कुछ परचेज करते हैं तो जी ज़्यादा कमाएंगे तो डायरेक्ट टैक्स भी देंगे, कम कमाएंगे तो वो डायरेक्ट टैक्स नहीं इनडायरेक्ट टैक्स तो देंगे ही, तो इससे हमारे इकोनॉमी में भी बुश होगा, एम्प्लॉयमेंट का भी जनरेशन होगा। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इससे वनरेबल जो सेक्शन होती है हमारे सोसाइटी या अंडर डेवलप्ड एरिया में, उन लोगों को देना। तो जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है वो कब बना था? वो बना था 1972 में। और ये किसके रिकमेंडेशन पे बना था, ये ध्यान दीजिएगा, ये बना था गॉडजिल कमिटी 1969 पे। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में। फिर इसका दूसरी बार कब फॉर्मेशन हुआ था, जो पीएसएल से रिलेटेड जो कमिटी है वो घोष कमिटी। तो पहले पे जो मेन कमिटी है वो गॉडजिल कमिटी है, दूसरा जो है घोष कमिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो पीएसएल एक सर्टिफिकेट भी, ऐसे जो बैंक्स होते हैं जो पीएसएल सेक्टर्स को लोन देते हैं, इनको एक जो है ट्रेडेबल सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जिससे कि वो इंसेंटिवाइज करने में या फिर जो लेंडिंग का टारगेट जो क्राइटेरिया होता है इसमें उसको जो मीट करने में काफ़ी इजी करते हैं। तो कौन कौन सी कैटेगरी होती है हमने बताया कि आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी दिया है कि पीएसएल में कौन कौन सी कैटेगरी होती है। तो एग्रीकल्चर हो गया हमारा, खेती कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं। फिर ऐसी कोई छोटी कंपनी है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ऐसे लोग कंपनी को लोन देना। एमएसएमई है कि जो मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि ये एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट करती है, तो इसको हमें मेंटेन करके रखना है। कोई एक्सपोर्ट क्रेडिट मीन्स एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी, एजुकेशन के फील्ड में रहने वाली कोई कंपनी, हाउसिंग वाली फील्ड में कोई कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई सोशल कंपनी है, फिर रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करे उसको, फिर ऐसे अदर भी कोई सेक्टर्स हैं। तो इन सारे लोगों को हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बोलते हैं। मीन्स कुछ परसेंट का क्राइटेरिया रखा है कि इतना आप सपोज 1 करोड़ का आपने लेंडिंग दिया, मीन्स कर्ज दिया है बैंक ने, तो फिर उसमें से कुछ परसेंटेज, और कुछ कितना परसेंटेज होगा, वो होगा नियरली सपोज हमारा जो टोटल आपने कर दिया उसका 40%, मीन्स आपने 1 करोड़ का लोन दिया है तो उसका जो है 40%, जो 40 लाख है वो पीएसएल जो हमारा सेक्टर है उसको लोन देना पड़ेगा, उसमें ऐसा क्राइटेरिया रखा है। और उस 40% में आप देखेंगे कि 18% जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को देना रहेगा, और फिर जो माइक्रो इंटरप्राइज है वहाँ पे 7%, और जो इसके अलावा जो कॉमर्शियल बैंक है उसको नियरली 12% का वहाँ पे देना रहेगा। और ये किसके किसके अप्लीकेबल है, ये अप्लीकेबल है, देखिए यहाँ पे फॉरेन बैंक्स हो गए, फिर आरआरबी हो गए, आरआरबी मीन्स रीजनल, जो आरआरबी जिसको बोलते हैं रीजनल रूरल रूरल बैंक, जो ज़्यादातर ऑपरेशन गांव में करते हैं, फिर स्मॉल बैंक। तो इन लोगों के लिए क्राइटेरिया रखा हुआ है जिसको, और ये बेसिकली क्या होता है, जो हमारे सोसाइटी के वीकर सेक्शन है उनके लिए लेकर आया गया था, जिससे कि उनको हम क्रेडिट देकर उनको और अच्छे से हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है इनको इन्वॉल्व करें, और क्रेडिट सिस्टम का यूज़ करके अपना खुद का जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट कर सकें, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो ऐसे चीज़ों को, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है मीन्स पीएसएल जो है, इसमें जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इसको भी इंक्लूड किया जाता है। मीन्स जो ये क्राइटेरिया रखा जाता है कि एग्रीकल्चर में नियरली 14% का जो है यहाँ पे लोन देना मैंडेटरी है, तो सॉरी एग्रीकल्चर में 18% का जो लोन मैंडेटरी है। सेम वैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है तो ये क्राइटेरिया उन पे भी लागू होता है, वो भी अपने इसमें उस रेट पे कम से कम लोन दें। हमारा अगला टॉपिक है मीबोर। मीबोर का फुल फॉर्म होता है कि मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट। तो ये बेसिकली क्या होता है इसको देख लेते हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट कितना रखना है नहीं रखना है, इसका बेंचमार्क को डिसाइड करने का काम जो है ये मीबोर के बेस पे किया जाता है। और ये किसके द्वारा कम कैलकुलेट किया जाता है, तो ये कैलकुलेट किया जाता है एपील। एपील स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये लोग डिसाइड करते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है ये इसको कितनी रखनी है, कैसे रखनी है, इसके बारे में जब भी रहता है तो यही जो एपील है ये डिसाइड करती है।
तो लिबोर के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जो मिबोर है मीन्स मुंबई बेस्ड वाला जो है, मुंबई इंटर बैंक आउटराइट रेट, इसको कहाँ से डिराइव किया गया था? इसको डिराइव किया था गया था लिबोर से। तो लिबोर क्या होता है? बेसिकली लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। तो ये लोग जब मिलकर वहाँ पे अपनी कंट्री में यहाँ पे जो रेट डिसाइड, इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते थे, तो उसको हम लिबोर बोलते थे। और अभी इंडिया जो डिसाइड करती है यहाँ पे, उसको हम मिबोर बोलते हैं। तो जो लिबोर है एक ग्लोबल बेंचमार्क है इंटरेस्ट रेट का, और जो हमारा लिबोर है वो लोकल लोकल ये एक बेंचमार्क सेटिंग का टूल है। और जो भी ये लोग अपना इंटरेस्ट रेट सेट करते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। और दूसरा है एक कॉल मनी मार्केट। तो कॉल मनी मार्केट बेसिकली क्या होता है कि ये जो होता है लेंडिंग जो हो गया, और बोरो मीन्स कर्ज लेना और देने का काम जो शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए किया जाता है, उस मार्केट को हम कॉल मनी मार्केट बोलते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा लिबोर के बारे में। लिबोर का फुल फॉर्म होता है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, जिसको हम कभी आगे डिटेल में और ज़्यादा इसको डिस्कस करें। तो ऐसे ही देखेंगे सारे कंपनियों का होता है, जैसे इंडिया का वैसे यहाँ पे शिबोर होता है, शंघाई इंटरबैंक ऑफर ट्रेड। फिर यहाँ पे मीफोर होता है, मीफोर स्टैंड्स फॉर मुंबई मोडिफाइड इंटरबैंक फॉरवर्ड ओवरनाइट रेट। तो ये सारा हो गया। तो एबिल मीन्स जो डिसाइड करती है कि जो बेंचमार्क है वो क्या होना चाहिए, या फिर जो हमारा मिबोर है वो मिबोर मीन्स मुंबई मुंबई वाला, ये कितना होना चाहिए, इसको डिसाइड करने का काम जो है फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मीन्स एफबिल करती है। तो इसका जेनेसिस कहाँ पे हुआ था? इसका जेनेसिस जो है 2024 में इसको बनाया गया था। और इसको रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराया गया था? इसको रजिस्ट्रेशन कराया गया था जो हमारा कंपनी एक्ट है, मीन्स कोई भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू रजिस्टर होती है। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन वहाँ से हुआ था। और ये जो हमारा मनी मार्केट है मीन्स पैसे का लेन देन वाला जो मार्केट है, इसकी बेंचमार्क से रिलेटेड कुछ भी ये रहता है, तो वो ये इंटरेस्ट रेट को या फिर इंटरेस्ट रेट का बेंचमार्क है, इसको डिसाइड करने का काम ये एफबिल करती है। इसको रेगुलेशन से रिलेटेड मीन्स सपोज ये कंपनी है तो इसको रेगुलेट कौन करता है? क्योंकि ये फाइनेंशियल से ये रिलेटेड है। तो एफबिल को रेगुलेट हमारे जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, इसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो इससे रिलेटेड हमारा जो भी टॉपिक कवर कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम ट्राई करेंगे रिजॉल्व करने का। हमारा अगला टॉपिक है कि आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर। तो रिसेंटली आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी ये था, आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ फंड का ट्रांसफ़र किया था। और वो फंड कितना था? वो नियरली 2,11 लाख करोड़ रुपया था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स किया था। और ये काफ़ी ज़्यादा होता है, ये काफ़ी हाईएस्ट होता है। और ये पिछले साल की तुलना में नियरली ये डबल था, मीन्स पिछले साल ये 86,000 था, अभी देखेंगे 2.11 लाख करोड़ इन्होंने सरकार को यहाँ पे दिया। तो आरबीआई ने जो सरप्लस दिया है, इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं कि ऐसे यहाँ पे हमारे लीगल सिस्टम में इसको बैकिंग कहाँ से मिलती है। तो यहाँ पे देखिए जो सरप्लस है, सरप्लस क्या होता है बेसिकली, जब आपका इनकम ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है और आपका जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर कम है। इनकम आपका ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो हमारा माइनस इनकम माइनस हमारा एक्सपेंडिचर जो हुआ, इस चीज़ को हम बोलेंगे सरप्लस। मीन्स आपके खर्च जो है, खर्च करने के बाद भी आपका इनकम बच रहा है, तो उस चीज़ को हम सरप्लस बोलेंगे, सरप्लस इनकम। तो क्या था कि आरबीआई ने जो इनकम और एक्सपेंडिचर है वो देख लेते हैं कि आरबीआई का क्या क्या इनकम है और आरबीआई कहाँ कहाँ से रिवेन्यू जनरेट करती है, उसको देखेंगे। तो पहले तो देखेंगे कि आरबीआई का इनकम क्या है। तो ये क्या करती है कि जो रुपीज़ जो हमारा है, उसका जो सिक्योरिटी मार्केट में इंटरेस्ट मिलता है वो अपने पास रखती है। सपोज उसके पास जो भी रुपीज़ हैं, उसका जो इंटरेस्ट रेट हुआ वो एक हो गया पहला, कि उसके पास इनकम जनरेट का तरीका। दूसरा है कि हमारा जो बैंक रेट और यहाँ पे रेपो रेट पे जब फंड देती है बैंक को, ये लोन देती है, तो उससे मिलने वाला जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होता है, ये इनका दूसरा तरीका हो गया कमाने का। फिर इसके अलावा देखेंगे कि यहाँ पे लोन हो गया और इसके अलावा जो एडवांसेस हो गए, इस
के थ्रू इनको इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो ये इसका अर्निंग का मीडियम हो गया। और हमारा अगला है कि जो फॉरेंसिक सोर्सेज फॉरेन सोर्सेज होते हैं, जैसे एफसीए हो गया, फॉरेन करेंसी हो गया, कि सपोज हमारा जो भी यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व रखा है वो फॉरेन की करेंसी में रखा है। तो फॉरेन की करेंसी में रखा है तो उस पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट रेट होता है या फिर करेंसी में अप्रिसिएशन होता है, उससे मिलने वाले को हम बोलते हैं इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम फॉरेन, जो फॉरेन सोर्सेज। तो इन सारे तरीकों से हमारे आरबीआई को इनकम जनरेट होता है। आरबीआई का फिर खर्च क्या है? तो आरबीआई का खर्च ये है कि हमारा कॉन्टीजेंसी फंड बना के रखती है कि कभी इमरजेंसी में सपोज कोई हमें किसी बैंकिंग सिस्टम को फंड की ज़रूरत पड़ी, तो क्या करती है कि जो आरबीआई है ऐसा एक कॉन्टीजेंसी फंड सीएफ बना के रखती है, जिससे कि इमरजेंसी में हमारे बैंकिंग सिस्टम को वहाँ पे मैनेज कर सकें। और एक होता है एडीएफ। एडीएफ क्या होती है? असेट डेवलपमेंट फंड। तो ये क्या करती है? एक ऐसा फंड बना के रखती है जो कि इन्वेस्टमेंट और सब्सिडरी पे से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन पे खर्च करती है। और इसके अलावा और क्या क्या खर्च होता है कि हमारा जो नोट छपता है इसकी छपाई में जो खर्च आता है, ये आरबीआई इसको बर्न करती है। फिर जो आरबीआई के एम्प्लॉयज़ होते हैं, इसको सैलरी और पेंशन देने का जो काम होती है, ये आरबीआई करती है। तो ये सारे हमान हो गए कि आरबीआई के यहाँ पे देखेंगे, ये हो गया इनकम, और यहाँ पे ये हो गया आरबीआई के एक्सपेंडिचर। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई का जो भी सरप्लस ट्रांसफ़र हुआ था गवर्नमेंट को, इसके बारे में देखेंगे कि आरबीआई का जो सरप्लस ट्रांसफ़र है, इसमें कहाँ पे मेंशन है कि आरबीआई जो आरबीआई एक्ट है 1934 वाला, उसमें सेक्शन 47 मीन्स धारा 47 में मेंशन है कि जो भी आरबीआई के पास सरप्लस अमाउंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ट्रांसफ़र करेगी। और ये कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था? ये मालेगम कमेटी जो 2013 में बना था, इसके बेस पे ये बना था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि मालेगम कमेटी इज रिलेटेड टू होम, और इसमें मल्टीपल ऑप्शंस दे देगा या फिर किसी अदर तरीके से ट्विस्टेड क्वेश्चन बना देगा, मल्टीपल स्टेटमेंट देंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि मालेगांव कमेटी जो है ये है कि जो आरबीआई के पास जो एक्सेस फंड है उसको ट्रांसफर सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने का से रिलेटेड यहाँ पे जो है प्रोविजन इसमें डाला गया है। और इसमें क्या है कि इन्होंने बीमल जालान कमेटी जो है इससे रिलेटेड भी है, सरप्लस ट्रांसफर से रिलेटेड ही है बीमल जालान कमेटी। यहाँ पे इन्होंने बताया था कि उसका क्या रेशियो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सारा इसमें मेंशन है। और जो आरबीआई है इसका जो इनकम का तरीका होता है करेंसी और गोल्ड का रिवॉल्यूशन के थ्रू इनको इनकम जनरेट होता है। हमारा अगला टॉपिक है कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्कीम। तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्कीम क्या होता है? इसको कौन लेकर आया था? इसको लेकर आया था आरबीआई ने। तो रिसेंटली क्या था कि पहले तो देखते हैं कि जो वेज एंड मीन्स एडवांस क्या होता है। तो बेसिकली इसका देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया है कि जो हमारा स्टेट होता है या फिर यूनियन टेरिटरी होता है, उनको कभी टेम्परली हमारा जो फंड की कभी कैश फ्लो की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो फंड लेती हैं उसी फंड को हम बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस। और ये हमारे यूनियन गवर्नमेंट पे भी लागू होता है। और इनको कौन टैक्स देता है? ये आरबीआई इनको देती है। वेज एंड मीन्स जो हमारा एडवांस स्कीम है, ये आरबीआई से स्टेट या यूटी को या फिर यूनियन गवर्नमेंट को कभी टेम्पररी बेस पे फंड की ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इस केस में देखेंगे कि कितने तरीके का होता है। तो इसमें दो स्कीम्स होती हैं। एक स्कीम होता है कि नॉर्मल डब्ल्यूएमए मीन्स नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस, और एक होता है स्पेशल डब्ल्यूएमए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो स्पेशल डब्ल्यूएमए मीन्स स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांसेस था, इसी को हम पहले क्या बोलते थे कि स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी बोलते थे, शॉर्ट में एसडीएफ। तो क्या होता है कि पहले जो होता है कि जो नॉर्मल डब्ल्यूएमए जो है ये दिया जाता है स्टेट या यूनियन टेरिटरी को, जो कि एक बार एग्जॉस्ट हो गया मीन्स जो भी लिमिट है उतना लिमिट तक पहले जो है आरबीआई उस लिमिट के अकॉर्डिंग वो स्टेट को हेल्प करेगी इससे नॉर्मल डब्ल्यूएमए। और इनकेस ये भी कम पड़ता है तो इसके बाद ये देगी स्पेशल डब्ल्यूएमए। और स्पेशल डब्ल्यूएमए का आप ध्यान दीजिएगा, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो नॉर्मल डब्ल्यूएमए से कम होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंटरेस्ट रेट जो है इनका, जो हमारा रेपो रेट है, सेम इसी के बराबर होता है ये रेपो रेट।
अभी इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो एसडीएफ है, एसडीएफ स्टैंड फॉर स्पेशल ड्राइंग राइट। यहाँ पे एसडीएफ स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी जो है एंड ओवरड्राफ्ट, तो क्या होता है कि सपोज आपका किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का नॉर्मल डब्ल्यूएमए भी जो है एग्जॉस्ट हो गया, स्पेशल डब्ल्यूएमए भी एग्जॉस्ट हो गया, तो क्या करेगी कि उस टाइम पे एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है। मीन्स जो हमारा आरबीआई है वो एक जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी है उनको ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी देगी। और ये इसका मेंशन कहाँ पे है? इसका मेंशन है आरबीआई एक्ट 1934 में कि इंस्ट्रूमेंट आर गवर्न बाय, यहाँ पे इसमें आरबीआई एक्ट के थ्रू इसको गवर्न किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, और यहाँ पे दिया है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो ये जो है यहाँ पे किसी न किसी कोलेटरल पे इसको एचडीएफ दिया जाता है, और यहाँ पे एक रिजर्व फंड की तरह ये वर्क करता है। और जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है ये जो है जब हमारा एच डी एफ मीन्स नॉर्मल एच डी एफ और डब्ल्यू एम ए लिमिट क्रॉस हो जाता है तब जाके ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया जाता है, और इसका रेगुलेशन जो है आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अभी हमारा अगला पॉइंट है, टॉपिक है कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। तो बेसिकली क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो क्या हो गया कि यहाँ पे सपोज बैंक है, बैंक ने यहाँ पे जो भी इसने क्रेडिट दिया है, मीन्स इसने जिस भी पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन को इसने यहाँ पे लोन दिया है, और यहाँ पे जितना इसको डिपॉजिट आया है इंटू 100, तो ये जो निकल के आता है इस चीज़ को हम बोलते हैं कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मीन्स कि डिपॉजिट का कितना हिस्सा इन लोगों ने क्रेडिट में दे दिया है, इस चीज़ को हम क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए इसको एक्सप्लेन किया है कि परसेंटेज ऑफ लोन, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ लोन देखिए, अ बैंक हैज इशूड रिलेटेड टू टोटल डिपॉजिट। मीन्स टोटल डिपॉजिट की तुलना में कितना परसेंट उसका इन लोगों ने क्रेडिट में दे दिया है, मीन्स लोन दे दिया है, इस चीज़ को हम जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बोलते हैं। और हायर जो होता है मीन्स सीडी जो है, सीडी मीन्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, ये ज़्यादा होने का मतलब ये हमारे बैंकिंग सिस्टम के लिए खराब बोला जाता है कि ये ज़्यादा होने से क्या होगा कि बैंक के रिसोर्सेज जो हैं ज़्यादातर लोन्स में एलोकेटेड हैं, तो ये हमारे बैंकिंग सिस्टम के लिए खराब हो सकता है। तो ये लाया गया था कि आरबीआई का जो जो फैसिलिटी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है उसमें इन्होंने बताया कि जो ये सीडी है मीन्स क्रेडिट डिपॉजिट जो रेशियो है ये पीक गया था 78.8%। मीन्स जो भी इन बैंक के पास डिपॉजिट आया उसका 78.8% इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि क्रेडिट में मीन्स लोन में बांट दिया। और ये हाईएस्ट कब था? ये हाईएस्ट था 2005 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो सीडी से रिलेटेड हम देख लेते हैं कि जो हमारा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इसके बारे में कि हायर क्रेडिट ग्रोथ, ये क्यों बैंक ऐसा क्यों करती है? क्योंकि सपोज वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन यहाँ पे पर्सनस को या फिर कंपनी को देगी तो उनके पास इंटरेस्ट उतना ज़्यादा आएगा, तो इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा तो उनको ग्रोथ का ज़्यादा होगा। फिर उनके देखेंगे कि जब डिपॉजिट देते हैं तो उनका ग्रोथ जो है काफ़ी कम होता है। सपोज बैंक कहीं और डिपॉजिट रखती है तो वहाँ पे ग्रोथ कम होता है। तो ये सारे रीजन है कि जो हमारा कैश डिपॉजिट रेशियो है ये ज़्यादा रखा रहता है। तो जब भी ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमारा क्रेडिट डिपॉजिट जो है रेशियो ये ज़्यादा होगा तो इससे क्या क्या होगा? एक तो हमारा लिक्विडिटी रिस्क रहेगा क्योंकि लिक्विडिटी उतना रहेगा नहीं जिससे हम मेंटेन कर पाएँ। और दूसरा है कि हमारा क्रेडिट रिस्क मीन्स सपोज बैंक ने जो 78% जो भी डिपॉजिट आया वो सारा 78% बांट दी, तो उसमें से बहुत सारा जो फंड है बहुत लोग लेके बैठ जाते हैं और उनके पास वो एबल नहीं होते हैं कि लोन का रीपेमेंट कर पाए। तो उससे जो डिपॉजिटर हैं इनका क्रेडिट रिस्क पे वो चला गया। मीन्स उनके पास तो रिस्क हो गया ना कि उनको वो पैसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सारे इससे एसोसिएटेड रिस्क हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या होता है? ये पब्लिश किया जाता है आरबीआई के द्वारा, और इसका मेन क्या होता है कि इस इंडेक्स के बारे में फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि यहाँ पे देखिए कि इंक्लूजन मीन्स किसी सिस्टम में सारे लोगों को इन्वॉल्व करने ला, मीन्स सारे स्टेक होल्डर जो होते हैं उनको इन्वॉल्व कर लेना, हर तरीके लोगों को, उसी को हम इंक्लूजन मीन्स समावेशी बोलते हैं। तो फाइनेंशियल समावेशी क्या होता है कि जब भी हमारा बैंकिंग सिस्टम में
एक इंक्लूजन का पार्ट है जिसमें बैंकिंग से रिलेटेड जो इतने स्टेक होल्डर हैं, फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने स्टेक होल्डर हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने स्टेक होल्डर हैं, फिर पोस्टल सिस्टम से रिलेटेड जितने स्टेक होल्डर हैं, पेंशन सेक्टर, तो ये सारे सेक्टर से रिलेटेड जब लोगों को एक साथ मर्ज करके अब हमारे कंट्री में कोई ऐसा फॉर्मेशन हो कमिटी या फिर ग्रुप का, तो उस चीज़ को हम फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को बताया कि यहाँ पे देखिए हमारे कंट्री में इसका जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है ये काफ़ी मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। और देखिए इस रिपोर्ट में बोला गया था, इसमें एक रिपोर्ट बनाया तो इसमें बोला गया 0 to 100 मीन्स 0 है कि कंप्लीट एक्सक्लूजन मीन्स इंक्लूसिव तो है ही नहीं, और 100 मीन्स ये कम फुल इंक्लूजन। तो इसमें कौन कौन से पैरामीटर को कंक्लूड किया गया था, तो इसमें कंक्लूड किया गया था कि एक्सेस मीन्स जो है हमारा क्रेडिट सिस्टम को कितना आसानी से मिल जाता है, मीन्स बैंकिंग फैसिलिटी या फिर इन सब चीज़ों को कितना आसानी से मिल जाता है, इसका यूजेस कैसे हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, और इसका क्वालिटी क्या है। तो इन सब सारी चीज़ों को इसमें इस रिपोर्ट में मैनेज करके निकाला गया था। और ये जो है एनुअली निकाला जाता है। किसके द्वारा निकाला जाता है, ये निकाला जाता है आरबीआई के द्वारा। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि रिजर्व बैंक ने इंटीग्रेट किया है जो ओम्बड्समैन स्कीम है इसके बारे में। तो बेसिकली ओम्बड्समैन जो स्कीम है ये होता है कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम का एक पार्ट होती है। इसमें हमने जो हमारा PT 365 पॉलिटी का आया था वहाँ पे इसको हमने काफ़ी अच्छे से कवर किया था कि वो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम क्या होती है। तो बेसिकली क्या होती है कि सपोज यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो इनके बीच में सपोज कोई डिस्प्यूट है तो यहाँ पे एक पर्सन सी आता है, और ये पर्सन सी क्या करता है कि ए और बी के बीच में सेटलमेंट करा देता है। तो ऐसे सेटलमेंट कराने के प्रोसेस को अल्टरनेट मीन्स हमारा लीगल सिस्टम का अल्टरनेट ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम को हम जो है अल्टरनेट ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम बोलते हैं। और ये एक आरबीआई का फ्रेमवर्क है। तो इससे क्या हुआ कि पर्सन सी ने आया तो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में इनका जो है सुलह या फिर मंडोली करा दी, ये हो गया। इसमें कौन कौन से लोगों को कवर किया जाता है, तो ये कॉमर्शियल बैंक से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं इसको कवर किया जाता है। फिर हमारा जो एनबीएफसी हो गया, एनबीएफसी स्टैंड्स फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मीन्स ऐसी कंपनी जो हमारे बैंकिंग सिस्टम की तरह वर्क नहीं करती हैं, वो सिर्फ क्या करती हैं कि लेंडिंग देने का काम करती हैं। मीन्स उनके पास आप जाके डिपॉजिट पैसे जमा नहीं कर सकते हैं, और ना ही वो चेक या फिर चेक इशू करती है, वो सिर्फ कर्ज देने का ही काम करती है। तो ऐसे हम कंपनी को एनबीएफसी बोलते हैं। और इसमें जो हमारा पेमेंट से रिलेटेड सिस्टम का पार्टिसिपेशन है, तो ये सारे लोगों को कवर किया जाता है किसमें, जो हमारा एडीआर है अल्टरनेट एजीआर, उसको जो कि इसमें हमारा आरबीआई के थ्रू लाया गया था। तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो इसका अपॉइंटमेंट आरबीआई करती है, और एक या एक से अधिक ऑफिसर को कर सकती है। तो जो इसमें सपोज कोई दो पक्ष के बीच में कंप्लेन है, तो इसको जो हैंडल कौन करेगा, इसको हैंडल करेंगे इसमें नियरली 24 ऑफिसर्स होंगे। और इसके अलावा एक सेंट्रलाइज लेवल पे भी ऑफिसर रहेंगे जो कि ये जो भी डिस्प्यूट रहेगा इसको कवर करेंगे। तो हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ये देखिए इसको हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं इस टॉपिक को, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी वजह से इसको हम छोड़ रहे हैं, आप भी इसको स्किप कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है यूनिवर्सल बैंक। तो यूनिवर्सल बैंक क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा टॉपिक आपको कैसा, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ लेकर आने के लिए। और एक वीडियो बनाने में दोस्तों हमें काफ़ी एफर्ट डालने पड़ते हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमें बहुत एफर्ट डालने के बाद ही हम उतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, समझाते हैं, जिससे कि कोई भी एक सिंपल बच्चा भी बिना किसी हेल्प से वो समझ जाए। तो हम मूव करते हैं अपने जो हमारा अगला टॉपिक है यूनिवर्सल बैंक। तो बेसिकली क्या था कि आरबीआई ने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाला है, और ये किसके लिए निकाला है, ये निकाला है स्मॉल फाइनेंस बैंक मीन्स जो कौन कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिनको हमें यूनिवर्सल बैंक बनाने के लिए उन्होंने कंडीशन रखा, उस कंडीशन को हम बोलेंगे और आगे डिस्कस करेंगे। तो यूनिवर्सल बैंक क्या होगा और उसका ऑन टैपिंग लाइसेंस के बारे में भी बोला आरबीआई ने, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल बैंक क्या होता है
कि एक ऐसा बैंक रहे जिसमें हम फाइनेंशियल ऑपरेशन भी कर पाएँ और इसके अलावा जो हमारा कॉमर्शियल बैंकिंग होता है, इस ऑपरेशन को भी कर पाएँ, इन्वेस्टमेंट भी उसमें कर लें, इंश्योरेंस भी उस को भी मैनेज कर लें। तो ऐसे बैंक को हम यूनिवर्सल बैंक बोलेंगे। मीन्स इसमें क्या-क्या कर रही है, जनरली बैंक वो फाइनेंस वाली ही काम करती है, वहाँ पे कॉमर्शियल ऑपरेशन या फिर इंश्योरेंस का उनको परमिशन नहीं होता है। बट कुछ जो ऐसे बैंक हैं, ऐसा कंडीशन रखा है आरबीआई ने कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको हम हमारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे मीट करते हैं तो उनको हम यूनिवर्सल बैंक का उसको कैटेगरी देंगे और उसका लाइसेंस अपग्रेड कर देंगे, जिससे क्या रहेगा वो फाइनेंशियल ऑपरेशन कर सकते हैं, कॉमर्शियल ऑपरेशन कर सकते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल में भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बैंकिंग का भी पार्ट प्ले कर सकते हैं और इंश्योरेंस के फील्ड में भी अपना वो काम कर सकते हैं। तो इससे क्या रहेगा कि यहाँ पे देखेंगे कि जो भी हमारा बैंकिंग का एक्टिविटीज़ है इससे उनका एक्सेप्टेंस काफ़ी बढ़ेगा और इसके अलावा हम उनको आरबीआई ने बोला कि उनको हम ऑन टैप लाइसेंसिंग देंगे, मीन्स जो भी उनको लाइसेंस है उसको अपग्रेड कर देंगे। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था यूनिवर्सल बैंक जो है 2016 में। तो यहाँ पे क्या क्या इन्होंने आरबीआई ने क्या क्या एलिजिबिलिटी रखा है, तो पहला एलिजिबिलिटी है कि नेटवर्थ का, तो इन्होंने नेटवर्थ रखा है कि ऐसे स्मॉल जो फाइनेंस बैंक जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक जिनका जो कैपिटल है मीन्स नेटवर्थ है वो 1,000 करोड़ से ज़्यादा है उनको हम दे सकते हैं या इसको यूनिवर्सल बैंक का कैटेगरी। इसका स्टेटस जो है ये सारे जो शेड्यूल बैंक है इनके लिए लागू होता है और इनका पिछले 5 साल का जो काम है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए और उसका ट्रैक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए। फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में और उनका जो असेट्स का क्वालिटी है उस पे भी उन्होंने बोला है कि जो एनपीए है वो 3% से 1% के बीच में ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए पिछले 2 साल में। और उनका जो स्टॉक है वो किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए। ऐसा इन्होंने आरबीआई ने जो है यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए क्राइटेरिया रखा है। तो इससे क्या होगा कि इसमें उन्होंने ये भी बोला कि हम प्रेफरेंस किसको देंगे, हम प्रेफरेंस ऐसे लोगों को देंगे जिनके पास जो लोन है वो वहाँ पे उसमें डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो हो। मीन्स जो है यहाँ पे कोई सपोज यहाँ पे बैंक है, यहाँ पे बैंक है तो उन्होंने जैसे कौन कौन से कैटेगरी में कौन कौन से सेक्टर में लोन दिया है, जैसे एग्री में दे दिया, एग्रीकल्चर में दे दिया, एमएसएमई में दे दिया, यहाँ पे फिर एडुकेशन में दे दिया, एडुकेशन के अलावा अदर फील्ड्स में भी दे दिए। तो यहाँ पे आरबीआई ने बोला कि ये सारे कैटेगरी मीट करने के साथ साथ आप हम प्रेफरेंस किसको देंगे, जो जिनका लोन का प्रोफाइल है वो डाइवर्सिफाइड हो, मीन्स मल्टीपल सेक्टर्स में जिन्होंने लोन दिया उस चीज़ को हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है इसको देख लेते हैं कि इसका जो जेनेसिस है यहाँ पे 2014-15 का जो बजट आया था उसमें लेकर आया गया था और इसका रजिस्ट्रेशन जो है कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू किया जाता है। और इसको लाइसेंसिंग कहाँ से मिलती है, इसको लाइसेंसिंग मिलती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 वाला है, इसके थ्रू इसको हम लाइसेंसिंग देते हैं। और इसको जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए कितने हमारा कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो उनको 200 करोड़ कैपिटल रखने की ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ देखेंगे कि उनका जो है लेंडिंग जो है नियरली 75% लेंडिंग उनका जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में होनी चाहिए। तो इससे क्या रहेगा, ये सारे क्राइटेरिया हैं जिससे कि कोई भी बैंक जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकती है। और ऊपर दिया गया जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन है कि इस बेस पे वो यूनिवर्सल बैंक में जा सकती हैं और अपने लाइसेंस को अपग्रेड करा सकती हैं। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पे सब हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिए, जिसका भी इशू रहेगा उसको हम रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो अर्बन कोऑपरेटिव क्या होता है कि रिसेंटली आरबीआई ने क्या बोला कि जो हमारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसमें हमें जो यहाँ पे डिविडेंड इक्वलाइजेशन का सिस्टम है इसको स्टॉप करें। मीन्स ये वाले को स्टॉप किया है, इसको इन्होंने रोक दिया है कि ऐसा आप नहीं करें। किसको बोला है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो यहाँ पे देखिए जो डीईएफ है मीन्स डीईएफ जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है, ये क्या होता है, तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड ये किसके द्वारा सेटअप किया जाता है, ये सेटअप किया जाता है कि अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनके द्वारा से सेटअप किया जाता है। और ये कब सेटअप किया जाता है कि सपोज आने वाले टाइम में कोई बैंक है और फ्यूचर में आने वाले टाइम में वो बैंक का प्रॉफिट कम रहता है, प्रॉफिट कम हो जाता है
या फिर वो नेट लॉस में जाते हैं तो भी उनको डिविडेंड देना पड़ेगा, और ये डिसाइड करने का काम ये पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। तो इसी डिविडेंड देने का काम जो रहता है, डिसाइड करने का काम डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड बोलते हैं, और उसमें ये लोग स्टोर करके रखते हैं जिससे वो फ्यूचर में देते हैं। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने स्टॉप कर दिया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोई कंपनी घाटे में है, फिर उनके पास इनसफिशिएंट फंड है, तो कैसे डिविडेंड दे सकती है, तो इस चीज़ को लेकर आरबीआई ने रोक रोक लगा दी। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इसके बारे में, क्योंकि ये भी यूपीएससी में और फिर जो स्टेट पीसीएस है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका लीगल सिस्टम देखें तो लीगल सिस्टम इसको कहाँ से मिलता है, इसको मिलता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2002। तो इसके थ्रू इसको यहाँ पे बैकिंग, लीगल बैकिंग मिलती है और लीगल स्टेटस मिलता है। और इसका इस पे जो रेगुलेशन होता है, दो तरीके का रेगुलेशन होता है। पहला रेगुलेशन होता है आरबीआई के थ्रू, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू रेगुलेट करती है, और इसके माध्यम से जो समय समय पे गाइड या फिर यहाँ पे जो भी गाइडलाइन रहती है निकालती रहती है यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए। दूसरा इसका रेगुलेशन होता है जो हमारा स्टेट हो गया या फिर सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गए, इनके थ्रू इनका हम रजिस्ट्रेशन करते हैं और रेगुलेशन करते हैं। तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, अब ध्यान दीजिएगा, दो तरीके से उनका रेगुलेशन होता है, एक आरबीआई के द्वारा और एक स्टेट या सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा होता है। तो इसमें जो लेंडिंग होता है, लेंडिंग मीन्स कर्ज देने का काम, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 75% का टारगेट रखा है 2026 तक का एक टारगेट, कि अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक है उनको भी 75% का जो ये है जो लेंडिंग है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाले फील्ड में ही देना चाहिए। तो अभी के लिए इन्होंने जो अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है इनको कैटेगराइज किया है चार कैटेगरी में। तो चार कैटेगरी में जो कैटेगराइज किया है, तो एक टीयर 1 हो गया, टीयर 2 हो गया, टीयर 3 एंड टीयर 4। तो टीयर 1 में रखा है कि जिनके पास जो डिपॉजिट का है नियरली 100 करोड़ तक का डिपॉजिट है उनको टीयर 1 में रखा है। जिनके पास 1000 करोड़ तक का डिपॉजिट है उनको टीयर 2 में रखा है। जिनके पास 10,000 करोड़ तक का डिपॉजिट है उनको रखा है टीयर 3 में, और जिनके पास 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का डिपॉजिट है उनको रखा है टीयर 4 में। और ये किसके टीयर 4 में रखा है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में। तो इनका एक क्लासिफिकेशन हो गया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के। और हमने बता दिया इसका लीगल सिस्टम क्या है, कि इसको मिलता है कि स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, और यहाँ पे स्टेट में देखा जाए तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इसका रेगुलेशन आरबीआई भी करती है, और स्टेट का जो है यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेंट्रल रजिस्ट्रार है वो भी करते हैं। इसका लेंडिंग का एक क्राइटेरिया कि 75% जो है जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वहाँ होनी चाहिए। और इसका जो है चार तरीके में यहाँ पे कैटेगराइज करती हुई है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। और इसके अलावा देखा जाए कि हमारा जो अर्बन कोऑपरेटिव यहाँ पे बैंक है इसको स्ट्रेंथन करने के लिए आरबीआई ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, तो यहाँ पे उन्होंने बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया था 2020 में। और इसके साथ साथ उन्होंने जो NUCFDC बनाया, जो जिसका फुल फॉर्म है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इससे क्या है, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंडर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगे, तो उस चीज़ को हम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और ये रेगुलेशन पर्पस के लिए लेकर आया गया था। तो इसको देख लेते हैं कि ये क्या होती है, कि NUCFDC क्या होती है। तो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, और ये किसके साथ रजिस्टर्ड है, ये आरबीआई के साथ रजिस्टर है एज अ NBFC। NBFC स्टैंड्स फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो कि तो ये क्या करती है कि जो पब्लिक फंड होती है इसको एक्सेप्ट करती है, और ये कस्टमर का एक इनके पास इंटरफेस होता है मीन्स डेटा होता है। ये किसके रिकमेंडेशन पे बना था, ये बना था जो हमारा विश्वनाथन कमेटी था, इनके बेस पे इन्होंने इनके सजेशन, इस कमेटी के सजेशन के बेस पे बनाया गया था ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हमने बताया कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके अंदर छोटे छोटे अदर जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और उनको रेगुलेट करने का काम जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है वो करती है। तो इसके मेजर फंक्शंस क्या होते हैं,
तो ये लोग जो होता है लिक्विडिटी होता है और कैपिटल को सपोर्ट करते हैं। मीन्स जो हमारा लिक्विडिटी को सपोर्ट करना, कैपिटल को सपोर्ट करना, जिससे कि वो बैंक में हमारा एग्जिस्ट करे और इनका रेगुलेटरी जो कंप्लायंस होता है इसको मॉनिटर करे और टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे अपने अंडर जो काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे कि यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो अपने सर्विसेज को एक्सपेंड कर पाएँ लोअर कॉस्ट पे। तो ये सारे इस चीज़ के बेनिफिट हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं। और हमारा अगला टॉपिक है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो हमारा इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है इसको 50 साल हो गए हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम रिकमेंड जो है फॉर्मेशन कब हुआ था, ये 1974 में फर्स्ट टाइम बना था। तो 2024 में देखेंगे कि इसका 50 ईयर्स कंप्लीट हुआ है। तो ये कौन सा जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ये उस इंस्टीट्यूशन का नेम क्या था? उस इंस्टीट्यूशन का नेम था कि सेवा बैंक। सेवा स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। मीन्स जो महिला हैं वो खुद से आपस में मिल के एक जो होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह काम करती हैं, उसी को हम जो है सेवा बैंक बोलते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस बेसिकली क्या होता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। एक ऐसा ये होता है कि ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली जो होता है कि स्मॉल जो लोन्स होते हैं ये चीज़ को प्रोवाइड करते हैं, ऐसे लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो मार्जिनलाइज्ड होते हैं और पुअर इंडिविजुअल होते हैं, जिनके पास देखा जाए कि जो क्रेडिट का सिस्टम नहीं होता है या फिर क्रेडिट लेने लायक नहीं होते हैं, बैंक इनको क्रेडिट नहीं देती, क्योंकि इनके पास उनका जैसे होता है कि सिबिल स्कोर हो गया और बाकी अदर जो क्रेडिट रेटिंग है इनके पास नहीं होता है। तो इस क्या करती है कि जो मेजर बैंक होते हैं इनको लोन नहीं देती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, माइक्रो फाइनेंस के थ्रू इन लोगों को जो छोटे अमाउंट का लोन होता है ये देती हैं। और ये जो लोन रहता है ये कोलेटरल फ्री होता है, 3 लाख तक का लोन इन लोगों को देती हैं। और ये सॉरी, जिनका कमाई जो है साल का कमाई 3 लाख तक होता है, ये लोन सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है। और ये जनरली इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है ये हाई होता है, क्योंकि ये कोलेटरल फ्री होता है। मीन्स ज़्यादातर चांस होता है कि ये यहाँ पे पैसा डूब जाएगा, इसकी वजह से इसका इंटरेस्ट रेट हाई होता है। तो इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो इसका बैकग्राउंड जो है फर्स्ट टाइम इसका बारे में बताया था, कौन बताया था कि जो मोहम्मद यूनुस हैं, मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल प्राइज विनर थे, नोबेल लॉटरेट थे, इनके द्वारा ये सजेस्ट किया गया था। और इन्होंने ग्रामीण बैंक और बांग्लादेश में लेकर आए थे 1976 में। तो यहाँ से इंस्पायर होकर यहाँ पे इसका फॉर्मेशन किया गया था। और इसको रेगुलेट कौन करती है, तो इसका जो रेगुलेटर है वो आरबीआई करती है। और यहाँ पे देखिए एक कमेटी है, मालेगाम कमेटी, जो कि 2010 में लेकर आया गया था। तो ये इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो हमारा जो एनबीएफसी है, मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, इसको जो एमएफआई है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इन दोनों को रेगुलेट लिंक करके रेगुलेट करने के लिए बोला था मालेगाम कमेटी ने। तो अभी तक क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि जो माइक्रो फाइनेंस है, जो मीन्स जो माइक्रो फाइनेंस है, जैसे कि जिससे जो मार्जिनलाइज्ड होते हैं या फिर जो हमारे पुअर जो पीपल होते हैं उन लोगों को लेन दिया जा सके। तो इसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लेकर आया गया है। तो इसमें 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। और लोन को यहाँ पे 3 कैटेगरी में बोला गया है, शिशु लोन, फिर किशोर लोन और तरुण लोन। तो तरुण लोन जो होता है मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक यहाँ पे दिया जाता है, जिसको बाद में 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया था। और इनका रिकॉग्नाइजेशन जो है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। और जो हम जानते होंगे कि आपने मेंस का तैयारी किया होगा तो आपको पता है, या फिर प्रीलिम्स के लिए भी आपने पढ़ा होगा स्टैटिक में, कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप जो होता है, ये जो छोटे छोटे पुअर लोगों को लोन देती हैं, ये सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप होता है। तो ये सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप भी एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। और इसका एक जो इनिशिएशन था ये नाबार्ड के द्वारा 1992 में लेकर आया गया था, जिससे जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं इन लोगों को लोन दिया जाता है। तो जो होता है कि सपोज जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप होते हैं ये लोग किसी को लोन देते हैं, तो क्या होता है कि ये कोलेटरल फ्री होता है। मीन्स इनको कोलेटरल बेसिकली क्या होता है कि जब आप लोन लेने के लिए कोई ज़मीन जायदाद या फिर कोई पॉलिसी का पेपर देते हैं, तो क्या होता है कि वो कोलेटरल वाला लोन हो गया। बट कोलेटरल फ्री मीन्स आपने कोई भी डॉक्यूमेंट उसको जमा नहीं किया, सबमिट नहीं किया है, तो जब लोन आपको मिले तो उसको बोलते हैं कि कोलेटरल फ्री। तो क्या होता है कि सपोज
कोई आल जब सभी मेंबर सहमत हो जाते हैं कि हम इस पर्सन को लोन दे सकते हैं, तभी लोन दिया जाता है। और इन केस वो जो लोन जिन्होंने बारोवर है मीन्स जिन्होंने लोन लिया वो डिफ़ॉल्ट कर गया, मीन्स वो लोन नहीं दे पा रहा है, तो जो भी नुकसान होगा वो इक्वली जितने भी मेंबर्स होंगे उसमें सारे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मीन्स एक लोगों का नुकसान नहीं होगा, सारे लोगों का नुकसान होगा। तो ये इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो एनबीएफसी है ये क्या होती है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में जनरली इससे क्वेश्चन आता रहता है। तो इसमें क्या किया था आरबीआई ने कि जो 4 एनबीएफसी हैं ये लोग ऐसे गलत तरीके से लोन दे रहे थे, तो इसकी वजह से उसको बैन कर दिया था। तो एनबीएफसी देख लेते हैं। तो एनबीएफसी जो है बेसिकली आप स्टैटिक का पार्ट है, स्टिल हम इसको कवर कर रहे हैं। तो देखिए इसका रजिस्ट्रेशन जो है कंपनी एक्ट 1956 और 2013 दोनों के थ्रू इसका रजिस्ट्रेशन होता है। और ये इनका जो मेन जो पर्पज होता है वो लेंड करना, मीन्स पैसा जो है लोगों को कर्ज देना। तो कर्ज देने का ही ये मेन काम करती है। और इसमें जो होता है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाला पार्ट है इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, मीन्स यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया ऐसे इंस्टीट्यूशन को जैसे एग्रीकल्चर हुआ, इंडस्ट्री एक्टिविटीज़ और ट्रेडिंग वाले सेक्टर से रिलेटेड, इन लोगों को एक्सक्लूड किया गया है। तो इसको रेगुलेट जो है देखिए अलग अलग सेक्टर्स के जो वहाँ पे रेगुलेटर हैं वो लोग करती हैं। सपोज नेशनल हाउसिंग बैंक है, तो ये क्या करती है हाउसिंग रिलेटेड, जो हाउसिंग से रिलेटेड एनबीएफसी है उसको रेगुलेट करती है। सेबी है तो सेबी यहाँ पे जो बैंकर हो गया, फिर यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, स्टॉक ब्रोकर से रिलेटेड जो एनबीएफसी है उसको रेगुलेट सेबी करती है। इंश्योरेंस से रिलेटेड जो हमारा ये देखेंगे कि IRDAI है, मीन्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है IRDAI, ये रेगुलेट करती है इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई एनबीएफसी है। फिर स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है चिट फंड को। देन हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर जो है ये रेगुलेट करता है निधि कंपनी जैसे, जो कि कॉरपोरेट अफेयर्स द्वारा सेट किया जाता है। तो इसका रेगुलेशन यहाँ पे देखिए कि कौन जिस सेक्टर्स में होते हैं, जो एनबीएफसी जिस सेक्टर की होती है एनबीएफसी उस सेक्टर के रेगुलेटर के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो इन दोनों में देखेंगे कि बैंक जो हुआ और एनबीएफसी, तो बहुत लोगों के मन में डाउट आएगा कि सर जो दोनों लेंडिंग लेन देने का ही काम करती है, मीन्स कर्ज देने, बैंक भी कर्ज देने का काम करती है, एनबीएफसी भी कर्ज देने का काम करती है। तो मेन डिफरेंस क्या है एनबीएफसी और बैंक में? तो देखिए यहाँ पे पहला जो की डिफरेंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, बहुत ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ सकता है ये। तो एनबीएफसी जो है यहाँ पे देखेंगे कि जो डिमांड डिपॉजिट होती है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। मीन्स आप लेकर जाएंगे किसी एनबीएफसी कंपनी के पास, कहेंगे कि सर मेरा ये पैसे जमा कर लीजिए, तो वो पैसे नहीं जमा कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वो लाइसेंस ही नहीं होता है, वो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है कि इस तरीके का फंक्शन के तौर पे काम करें। तो वो लोग पहला की डिफरेंस है कि जो एनबीएफसी है जो है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी। देन इसके बाद जो पेमेंट एंड सेटलमेंट से रिलेटेड पार्ट में वो इन्वॉल्व नहीं होगी और ये चेक जो है इशू नहीं कर सकती। तो ये की डिफरेंस है। और इसके अलावा देखा जाए कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस और गारंटी जो कॉरपोरेशन है ये इसमें एनबीएफसी में अप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये की डिफरेंसेस हैं। और जो एनबीएफसी होती है इनको हम साइज, और जैसे साइज हो गया, एक्टिविटी हो गया, परसिव्ड हो गया, रिस्क हो गया, इसके बेस पे हम डिफाइन करते हैं कि हमारा कितने टाइप का होता है। तो एक होता है कि हमारा बेस लेयर मीन्स ऐसे एनबीएफसी जिनका जो है असेट साइज जो है मीन्स जिनके पास संपत्ति जो है 1,000 करोड़ से कम है। फिर दूसरा है कि मिडल लेयर, जिसमें 1,000 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको मिडल लेयर बोलते हैं। और जैसे फिर अपर लेयर है, अपर लेयर में देखेंगे कि इनके पास संपत्ति जब 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा है तो फिर उसमें रेगुलेशन की और ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो मीन्स आप देखेंगे एक चीज़ नोटिस करेंगे, जिसके पास फंड जितने ज़्यादा रहेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अदर जो इंडस्ट्री होती है इनका भी डिपेंडेंसी काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से इसका यहाँ पे देखेंगे कि इसका फ्रेमवर्क है एनबीएफसी का, जो कभी हम स्टैटिक कवर करेंगे तो इसमें इसको हम अच्छे से स्टैटिक वाले पार्ट में कवर करेंगे, नहीं तो फिर आपका जो भी स्टैटिक वाला पोर्शन
क्लासिफिकेशन है उसमें आप एनबीएफसी जो है एनबीएफसी इसको काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। बाकी तो हमने बता दिया इसका क्लासिफिकेशन आप स्टैटिक से वहाँ पे से देख सकते हैं, क्योंकि जब मेरे साथ आप भी अपना होमवर्क करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका स्टैटिक भी रिवाइज होगा और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स भी रिवाइज होगा, और इसको लिंक करके दोनों को लिंक करके एक साथ पढ़ेंगे तो इससे क्या रहेगा कि जो यूपीएससी का क्वेश्चन फॉर्म करने का टेक्निक है सेम ऐसे ही करती है। तो इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है कि जो हमारा एनबीएफसी है और पी टू पी जो है हमारा पी टू पी एक ऐसा सिस्टम है, जैसे आप देखेंगे कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जैसे फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, या फिर कोई अदर जो एक्स वाई जेड अप्लीकेशन है वो क्या करती है डिजिटली क्या है कि वो ऐसा लोन प्रोवाइड करने का भी काम करती है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे एनबीएफसी पी टू पी लेंडिंग रेगुलेटर बोलते हैं, जिसको रेगुलेट कौन आरबीआई करती है, जो 50 लाख तक के लोन को देती है। और इनका जो है होता है कि जैसे जो एक्सपोजर लिमिटेड होता है मीन्स 50 लाख तक के लोन देती है, और सारा पेपर वर्क जो है ये डिजिटली करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि एनबीएफसी पी टू पी क्या होता है। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है। तो रिसेंटली क्या था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आया। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कौन रिपोर्ट कौन निकलता है, ये निकलती है आरबीआई। आरबीआई जो है बाई एनियल मीन साल में 2 बार ये निकालती है। तो इसमें जो है इन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट को निकालने के लिए, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालने के लिए ये किसके असेसमेंट को ये इसमें बेस बनाती है, तो ये बनाती है जो हमारा एफएसडीसी है। एफएसडीसी स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये क्या करती है कि किसी बैंकिंग सिस्टम का ये डेटा का एनालिसिस करती है, और इस बेस पे जब ये डेटा बना के देती है तो उस रिपोर्ट को हम देते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और इसको पब्लिश करने का काम जो है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो अभी देखेंगे कि इस रिपोर्ट में एनपीए के बारे में जिक्र है। तो एनपीए क्या होती है, तो एनपीए ऐसा होता है कि सपोज कोई लेंडर है, सॉरी कोई बारोवर है, मीन्स किसी ने कर्ज लिया और उसका 3 ईएमआई जो है बाउंस हो गया, मीन्स 3 ईएमआई कंटिन्यू वो पे नहीं कर पाया। 3 ईएमआई मीन्स एक ईएमआई 30 डेज में आता है, तो 3 ईएमआई मीन्स 3 महीने तक वो कंटिन्यू जो है अपने ईएमआई पे नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे एसेट्स को हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। और किसी भी कंपनी में ऐसे जितने भी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, टोटल एनपीए का जो हम समेशन कर देंगे, जोड़ देंगे, तो उसको हम बोलेंगे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मीन्स जीएनपीए इसको बोलेंगे। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो एनपीए क्या हो गया, एनपीए हो गया कि हम 90 दिन तक उस लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ हो गया एनपीए। और किसी बैंकिंग सिस्टम का सारे एनपीए को जोड़ दिए तो उसको हो गया हमारा ग्रॉस एनपीए। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि एफएसडीसी के बारे में। तो एफएसडीसी क्या होती है, इसका जो है जो फॉर्मेशन 2010 में किया गया था, इसका मेन जो पर्पस था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बना के रखना है। और इसकी कंपोजिशन होता है, तो इसकी कंपोजिशन में चेयरमैन कौन होता है, चेयरमैन होती हैं हमारी जो है फाइनेंस मिनिस्टर। अभी के केस में हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो इसका कंपोजिशन ध्यान दीजिएगा कि जो एफएसडीसी है इसका जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि एनपीए क्या होता है और एनपीए के अलावा जीएनपीए क्या होता है। अभी हम क्लासिफाई करेंगे कि एनपीए का कितने टाइप की होती है। तो एनपीए देखिए यहाँ पे एक होती है लॉस्ट असेट। तो लॉस्ट असेट क्या होती है कि अभी बेसिकली जैसे 3 महीने तक कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी कंटिन्यूअसली वो 90 दिन तक या 3 महीने तक लोन का पेमेंट नहीं कर पाए, तो वो क्या करेगी कि वो उसको वहाँ पे एक लॉस असेट के रूप में उसको कंसिडर कर देगी। और लॉस्ट असेट के बाद जानते हैं कि आप 3 महीने से ज़्यादा और 12 महीने तक के बीच का जो पीरियड रहेगा उस असेट को सब स्टैंडर्ड असेट बोला जाएगा। और 12 महीने से ज़्यादा मीन्स 1 साल से ज़्यादा वो ईएमआई नहीं के पे कर पा रही है तो उसको हम डाउटफुल असेट्स बोलेंगे। तो ये यहाँ इसका क्लासिफिकेशन का जो बेस क्राइटेरिया है। तो अभी एनपीए हटाने के लिए सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए, तो इन्होंने क्या किया कि जो सरफेसी एक्ट है 2002 वाला, इसमें इन्होंने चेंजेस किए। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे
कि लोन लेते टाइम पे जो भी उन्होंने कोलेटरल दिया है, कोलेटरल जो भी दिया है, तो डिफ़ॉल्ट होने के केस में इससे ये रिकवर करेंगी। फिर यहाँ पे जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड है, इसको लेकर आए जिससे कि इसको टैकल किया जा सके, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो इन्होंने केंद्र सरकार ने जो है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाया है, मीन्स NARCL बनाया है, जिससे कि जो स्टेट एसेट है, स्टेट असेट किसको बोलते हैं, जो कि अब देखेंगे कि 12 महीने से ज़्यादा का जो भी है उनके पास डाउटफुल असेट जो है 12 महीने से ज़्यादा दिन तक वो अपने जो है लोन को नहीं चुका पा रहे, तो इनका जो डेटा है ये इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ये क्या करती है कि जितने का डेटा होता है वो उतने पैसे इनको पे कर देती है। अभी यहाँ पे अगला हमारा टॉपिक है कि को लैंडिंग। तो को लैंडिंग क्या होती है कि बेसिकली जो है जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने SBI जो बैंक है इसको बोला कि एक कमिटी बनाइए और कमिटी का मेन पर्पस क्या होगा, वो होगा को लैंडिंग से रिलेटेड जो इश्यूज होगा उसको रिजॉल्व करना। तो को लैंडिंग क्या होता है उसको देखेंगे कि सपोज देखिए किसी कोई एक सिंगल बारोवर है, यहाँ पे एक सिंगल बारोवर है यहाँ पे, बट ये इन्होंने लोन जो है देखिए SBI से भी ले रखा है, इन्होंने PNB से भी ले रखा है, ICI से भी लोन ले रखा है। तो ये तीनों लोग क्या करेंगी, आपस में मिल के इस पर्सन से जब भी इसकी कोलैटरल रहेगा तो इससे रिलेटेड कुछ भी काम करेंगे, ये तीनों मिल के इस पर्सन के अगेंस्ट यहाँ पे ऑपरेशन कर सकती हैं। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे को लेंडिंग, कि मल्टीपल लेंडर जो है पार्टनर प्रोवाइड लोन्स टू बारोवर। मीन्स क्या रहेगा कि यहाँ पे जो ये बंदा है ये इसको लोन चाहिए, तो लोन SBI से भी यहाँ पे सपोज इसको बड़ा अमाउंट चाहिए तो ये क्या करेगा, SBI से भी लेगा, PNB से भी लेगा और इससे भी यहाँ पे ले सकता है। इस चीज़ को हम को लेंडिंग बोलेंगे, मीन्स मल्टीपल लेंडर जो है एक साथ आकर यहाँ पे इसको लोन देंगे। और ये क्या रहेगा कि जो बैंक्स रहेंगे यहाँ पे देखिए बैंक और NBFC दोनों लोग मिलकर एक साथ प्रायोरिटी सेक्टर में लेंडिंग दे सकते हैं अप टू 20% रिस्क तक। और इसके साथ साथ इन्होंने बोला है कि जो बैंक्स हैं, बैंक अलाउड नहीं है। कब नहीं अलाउड है, जब उसके प्रमोटर जो हो गए, प्रमोटर मीन्स जिनके पास ज़्यादा शेयर होता है, मीन्स जो मालिक होते हैं उनसे रिलेटेड कोई उनका दूसरा कंपनी है, तो उसमें ये लोग इस तरीके का काम नहीं कर सकते हैं को लेंडिंग की कई प्लेयर आके उसको एक तरीके का लोन प्रोवाइड करें। तो ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने थोड़ा समझाने में इसमें मिस्टेक किया था। तो को लेंडिंग बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे कोई एक पर्सन है, इसको बड़ा अमाउंट में लोन चाहिए, तो यहाँ पे तीन जो बैंक है, तीन या मल्टीपल बैंक हैं एक साथ आके जब इसको लोन दे रही हैं मिल के आपस में, तो इस चीज़ को हम को लैंडिंग बोलेंगे। और को लैंडिंग में क्या रहेगा कि रिस्क कम हो जाता है कि ये डूबने का, क्योंकि जब भी रिस्क होगा तो ये चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि NBFC का थोड़ा बिलोंगिंग काफ़ी बढ़ जाएगा। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि विलफुल डिफॉल्टर। तो विलफुल डिफॉल्टर क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखिए विलफुल डिफॉल्टर के बारे में दिया है कि किसी का बकाया जो राशि है 25 लाख या उससे ज़्यादा है, और वो क्या कर रहा है कि वहाँ पे उसने यहाँ पे देखिए एक क्राइटेरिया रखा है, और वो मीन्स वो बोल रहा है कि सपोज यहाँ पे हमने बताया कि विलफुल डिफॉल्टर वो होगा, ये उन किन पे लागू होगा, ये लागू होगा जिन्होंने 25 लाख या उससे ज़्यादा का लोन लिया है, और वो पर्सन क्या है कि बोलता है कि हम डिफॉल्ट हो गए, मीन्स हम पे करने के लायक नहीं हैं। तो क्या होगा कि और बैंक के द्वारा नोटिस किया जाता है कि उसके पास कैपेसिटी है, मीन्स उसके पास पैसा तो है जिससे वो पे कर सकें। और इसके अलावा देखा जाए कि उसने क्या है कि फंड का डाइवर्जन भी किया है, कि मीन्स एक जगह से लोन लेके दूसरी जगह इन्वेस्ट किया और फिर अपने आप को दिखा रहा है कि हमारे पास फंड नहीं है। या फिर वो क्या करता है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जैसे ज़मीन हो गया या फिर होम हो गया, इसको क्या करता है लेता है कि इस बेस पे कोई सिक्योरिटी क्रेडिट लोन ले लेता है। तो ऐसे हम केस में जो भी डिफॉल्टर होगा उसको विलफुल डिफॉल्टर मीन्स जानबूझ के वो डिफॉल्टर बना है, क्योंकि यहाँ पे उसके पास देखिए एबिलिटी तो है बट स्टिल वो डिनाई कर रहा है कि हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो इसको हम विलफुल डिफॉल्टर बोलेंगे। और लार्ज डिफॉल्टर किसको बोलते हैं कि जब हमारा बकाया राशि 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा होता है तो उस चीज़ को हम लार्ज डिफॉल्टर बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड देखिए यहाँ पे एक और न्यूज़ में था कि
क्रेडिट एग्रीमेंट क्या होता है। तो इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट अभी रिसेंटली क्या था कि हमारा जो राष्ट्रीय इस्पात निगम है, निगम, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है और उस एग्रीमेंट को बोला गया है कि इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट। तो ये क्या है बेसिकली इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट, यहाँ पे देखिए एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है जब जिसमें लोन लेने वाले लोग जो कोलेटरल होता है, दो कॉमन लेंडर के बीच में शेयरिंग उसका हो जाती है, उस चीज को हम बोलते हैं कि इंटर क्रेडिट लिमिट एग्रीमेंट। तो देखिए यहाँ पे दो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर्सन ए है, ये किया यहाँ से भी लोन लिया, यहाँ से भी लोन लिया है, और इसने क्या है कि जो भी कोलेटरल दिया है एक जमीन के पेपर पे, यहाँ से भी लोन लिया है, यहाँ से भी लोन लिया है, और ये डिफॉल्ट कर गया, मीन्स वो जो उसका पेमेंट है वो पे नहीं कर पा रहा है। तो क्या होगा कि इसकी राइट का वायलेशन ना हो, इसको देखते हुए इन्होंने इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट को लेकर आया गया है। इसी चीज को इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट बोलते हैं, जिससे कि बारोवर का राइट और जो पोजीशन है वो इस्टेब्लिश रहे। और यहाँ पे क्या है कि आरबीआई, देखिए यहाँ पे आरबीआई इसको रेगुलेट करती है। और सपोज यहाँ पे जो लेंडर हैं, इन्होंने 60% लेंडर ने जो भी डिसीजन ले लिया है, मीन्स यहाँ पे सपोज 10 लेंडर हैं, 10 में से 6 लेंडर ने बोल दिया कि हाँ हम ये डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो ये जो डिसीजन रहेगा ये बाइंडिंग होगा सारे अदर जो रिमेनिंग 4 लेंडर्स होंगे उन पे भी। और मान के चलिए कि 75% वाई वैल्यू, कि सपोज उसने 1 करोड़ का ले लिया, तो 75 लाख का जो जिन्होंने क्रेडिट दिया है वो कोई फाइनेंस जो यहाँ पे फाइनेंशियल कोई डिसीजन लेते हैं, तो वो जो फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे वो बाकी सारे जो लेंडर हैं उन पे भी ये लागू रहेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। अभी हमारा अगला टॉपिक है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कब लेकर आया गया था, ये लेकर आया गया था 2016 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है कि एक बैंक्रप्सी से रिलेटेड लॉ है, मीन्स आप कोई किसी बैंक से लोन ले लिए, आप वहाँ से डिफॉल्ट कर गए, मीन्स पैसे नहीं दे रहे हैं बैंक को, तो उससे रिलेटेड जो लॉ है उसी को हम बैंक्रप्सी लॉ बोलते हैं। तो इसमें देखिए दो टर्म हो गया, पहला टर्म हो गया इंसॉल्वेंसी, दूसरा टर्म हो गया बैंक्रप्सी। तो इंसॉल्वेंसी बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा कंडीशन होती है, ये फाइनेंशियल एक कंडीशन होती है जहाँ पे कोई इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी जो है वो उसके जो ये होता है कि कर्ज होता है वो पे करने की लायक नहीं रहती, मीन्स वो उनके पास कैपेसिटी नहीं रहता है कि हाँ हम लोन पे कर पाए। तो इस केस में पहला जो रहता है कि इंसॉल्वेंसी बोलते हैं कि वो कर्ज देने के लायक नहीं है। और ये अभी देखिए इसको लीगली कहीं पे यहाँ पे कहीं नोटिस नहीं मिला या किसी ने इसको वेरीफाई नहीं किया, सिर्फ अभी पहले फर्स्ट इंस्टेंस में ऐसा लग रहा है कि वो कर्ज नहीं दे पाएगा, तो इसको सॉल्वेंसी बोल देंगे। और दूसरा यहाँ है यहाँ पे बैंक्रप्सी। तो बैंक्रप्सी क्या होता है, बेसिकली एक लीगल प्रोसेस का पार्ट है, मीन्स किसी कोर्ट ने या फिर ट्रिब्यूनल ने बोल डिक्लेयर कर दिया है कि कोई पर्सन XYZ वो कि कोई भी लोन का या फिर बिजनेस का यहाँ पे रीपेमेंट करने के लायक नहीं है, मीन्स एबल ही नहीं है, तो उस चीज़ को तब जाके हम बोलते हैं बैंक्रप्सी। तो इसका जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेकर आया गया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारा टाइम बाउंड मैनर में, मीन्स एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में जो भी डिस्ट्रेस बिजनेस है, मीन्स जिससे इसका नुकसान हो रहा है बैंक्रप्सी या फिर इंसॉल्वेंसी से, उसकी हम कैसा हम उसका मैकेनिज्म को प्रॉपर रखें जिससे कि कोई इश्यू ना हो। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का क्या क्या की पिलर है, तो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मीन्स उसको जस्टिफाई करने के लिए वो है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करेगा कि एक हमारा यहाँ पे रिजोल्यूशन का प्रोसेस रहेगा कि इसको कैसे रिजॉल्व करना है। फिर यहाँ पे रहेगा कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी रहेगी। और उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे रहेगा कि एडजुस्टेटिंग अथॉरिटी रहेगी, और उससे रिलेटेड कोई इशू तो अपीलेट अथॉरिटी। तो यहाँ पे जाके कोई भी पर्सन इस चीज़ को बैंक्रप्सी और जो बैंक इंसॉल्वेंसी का केस है इसको यहाँ पे रजिस्टर कर सकती है, और इससे रिलेटेड जो भी इशू है उसको हाईलाइट कर सकती है। तो अभी हम देखेंगे कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड इसके लिए डिसाइड करेगा, वो कि कौन क्या है, इसको डिसाइड करने का काम कौन करेगा, आईबीबीआई करेगा। तो आईबीबीआई का फुल फॉर्म क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में पहला देखेंगे कि ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है। स्टैच्यूरी बॉडी मीन्स एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू लाया गया है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मीन्स जो लॉ बनाया गया है उस लॉ का क्या नाम, तो उस लॉ का नाम है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016।
और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर आता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनरली ये लोग सोचते हैं कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है कि जो भी ये सर्विस होता है, रेगुलेटरी सर्विस है, ये प्रोवाइड करना है ऐसे केसेस में। तो इसका गवर्निंग बोर्ड कौन होता है, तो इसमें एक तो चेयरपर्सन रहते हैं, चेयरपर्सन के अलावा 3 अदर मेंबर्स होते हैं, जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर रैंक के वहाँ पे ऑफिसर रहेंगे, और एक मेंबर ऐसा होगा जो कि आरबीआई के द्वारा यहाँ पे नॉमिनेटेड होगा, और 5 अदर मेंबर होंगे, जिसमें ये इसको नॉमिनेट कौन करेगा, इसको नॉमिनेट करेगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखिए चेयरमैन हो गया, 3 मेंबर्स हो गया, फिर यहाँ पे एक मेंबर आरबीआई के द्वारा रहेंगे, 5 अदर मेंबर रहेंगे जो कि सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड रहेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला टॉपिक है कि जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मींस एआरसी। तो एआरसी क्या होता है इसके बारे में देखेंगे कि एआरसी जो होता है एनपीए जो हमने पढ़ाया है इससे रिलेटेड, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है इससे रिलेटेड ही है दोनों। तो अभी रिसेंटली क्या था, आरबीआई ने बोला था कि एक इशू हाईलाइट किया था सरफेसी एक्ट के थ्रू। तो देखेंगे यहाँ पे एआरसी का डिफिनीशन देखेंगे कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो ये क्या करती है कि जो कोई भी कंपनी है, तो कोई भी कंपनी में जो एनपीए है मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि 90 दिन या फिर 3 महीने से ज़्यादा उसका जो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे एसेट्स को ये खरीद लेती है, और खरीद के क्या करती है उस कंपनी को पैसे दे देती है, और उसका ये कुछ कमीशन लेती है। तो क्या होगा कि इससे होगा कि बैंक का जो बैलेंस शीट है इसमें से इसका चला जाएगा, तो बैलेंस शीट उस बैंक का अच्छा दिखेगा, और ये धीरे धीरे क्या करती है कि रिकवर करती रहती है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का। जैसे कि यहाँ पे नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, और ये कब तक ये रिजॉल्व करती है, ये 8 साल तक का इनका एक टाइम होता है कि जो भी ये अपने अंडर लेती है एनपीए उसको रिजॉल्व करती है असेट को विद इन 8 ईयर्स में, और इनका एक कमीशन के तौर पे ये काम करती है। तो इनका फंडिंग का प्रोसेस देख लेते हैं। इसमें असेट का एक्विजिशन होता है, सिक्योरिटी रिसिप्ट होता है, मैनेजमेंट फीस होता है। तो मैनेजमेंट फीस जनरली 1% से लगाए 2% जो भी असेट्स हैं उसका ये लेती है, और उसको मेंटेनेंस करने का ये काम भी करती रहती है। तो इसका जेनेसिस कहाँ से हुआ था, इसका जेनेसिस हुआ था सरफाइसी एक्ट 2002 से हुआ था। और ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है वहाँ का जो स्ट्रेस्ड असेट्स है उसको वहाँ से हटा देती है, हटा के अपने अंडर ले लेती है, और उसका पैसा बैंकिंग सिस्टम को दे देती है। तो इसके की प्रोविजन क्या है, इसकी की प्रोविजन है कि नेट ऑन फंड। तो नेट ऑन फंड क्या होता है, मीन्स कोई भी जो एआरसी है उसको बनने के लिए मिनिमम जो फंड की जो जरूरत है उसी को हम नेट ऑन फंड बोलेंगे। और नेट ऑन फंड क्या होगा कि ये 300 करोड़ को ही रहेगा तभी वो नेट ऑन फंड बन पाएगा, मीन्स वो एआरसी बन पाएगी। और यहाँ पे देखिए क्या होगा कि इसका रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे किया जाता है आरबीआई के थ्रू, आरबीआई से किया जाएगा, और उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मीन्स सीओआर भी मिलता है यहाँ से आरबीआई से। और ये जो है जो भी लेखा जोखा है ये लेखा जोखा आईबीए को यहाँ पे भेजती रहती है। आईबीए का मीन्स इंडियन बैंक एसोसिएशन को ये अपना डेटा देती रहती है कि हमने कितना रिकवर किया है कितना नहीं किया है। तो ये सारा डिटेल जो है यहाँ पे उसको मिलता रहता है। और आज का हमारा अगला टॉपिक, अगला और लास्ट टॉपिक है कि हाउस होल्ड सेविंग रेट। तो रिसेंटली क्या हुआ था, जो हमारे आरबीआई के गवर्नर जी थे इन्होंने बताया कि जो हाउस होल्ड का सेविंग है वो सबसे हमारा टॉप लेंडर है हमारे इकोनॉमी का। तो हाउस होल्ड का सेविंग क्या होता है इसको देख लेते हैं कि हाउस होल्ड का जो हाउस होल्ड का सेविंग है इसको कैटेगराइज किया गया है कि फाइनेंशियल सेविंग और दूसरा है कि फिजिकल सेविंग। तो एक पहला हो गया हमारा फाइनेंशियल सेविंग, दूसरा हो गया हमारा फिजिकल सेविंग। तो फाइनेंशियल सेविंग क्या होता है कि ऐसा सेविंग जो हम करेंसी में अपना इन्वेस्ट करते हैं, डिपॉजिट में करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस फंड में करते हैं। तो ये हमारा हो गया कि फाइनेंशियल सेविंग फंड ये हो गया, जिसमें अभी रिसेंट में एक ट्रेंड देखा गया है कि जो फाइनेंशियल सेविंग है इसमें डिक्लाइन हुआ है स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में, जिससे कि हमारे बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी का अभाव हो गया है और क्रेडिट उसका रिस्क डाउन जा रहा है। दूसरा है फिजिकल सेविंग। फिजिकल सेविंग का क्या क्या तरीका है कि हमने गोल्ड लेकर रख लिया, सिल्वर लेकर रख लिया, ये हमारा फिजिकल सेविंग का तरीका है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे जो हाउस होल्ड जो सेविंग है ये जिससे इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो हाउस होल्ड मीन्स हमारे और आपके फैमिली में जो लोग
सेव करके जनरली घर पे रखते हैं या फिर बैंक में रखते हैं, उस हमारे सेविंग को हाउस होल्ड सेविंग बोलते हैं। तो अभी आरबीआई ने बेसिकली यही बोला था कि रिसेंट डेज में देखा जाए कि लोगों की सेविंग जो है, सेविंग की आदत है वो कम हो गई है। तो कम होने का क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या रीजंस हैं। तो पहला है इनकम लेवल। तो लोगों की इनकम बढ़ी नहीं है, मीन्स टाइम टाइम पे लोगों का इनकम बढ़ता है, लेकिन पिछले कुछ दौर में देखा जाए कि इन लोगों का इनकम जो है एक जगह वहीं पे रुका हुआ है। तो उनका एक जगह इनकम रुका हुआ है, इसकी वजह से वहाँ पे लोगों का आमदनी बढ़ नहीं रही है। तो फिर इससे क्या हो रहा है, उनका सेविंग रेट कम हो गया है। फिर बैंकों का देखेंगे कि जो वहाँ पे लोन लेंडिंग का इंटरेस्ट रेट वो काफ़ी हाई है, तो लोग वहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं ले रहे हैं। और जो सेविंग का उन लोगों का डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट वो काफ़ी कम है। तो इसकी वजह से यहाँ पे उन लोगों का सेविंग रेट कम हो रहा है। फिर देखेंगे कि एक तो वहाँ पे इनकम नहीं बढ़ रही है, दूसरा महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो भी पैसे हैं इन लोगों को सर्वाइव करने में खर्च हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से सेविंग डाउन हो जा रहा है। फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का भी इसमें बहुत इशू है, क्योंकि देखिए जॉब का बहुत स्टेबल नहीं है, और हमारा जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इशू है। फिर हमारा सोशल सेफ्टी को लेकर, जैसे हमारी सरकार क्या होती है कि सरकार सोशल जो वेलफेयर स्कीम्स निकालती है, इसकी वजह से उन लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं होती है कि खाने पीने या फिर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो वो क्या करते हैं कि वो सारा फंड जो है खर्च कर दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे लिए सरकार तो बैठी है, हमें रोजगार मीन्स हमें वो फंड देगी, खाने पीने के लिए देगी ही। तो इस चीज़ से रिलेटेड आप देखिए, यहाँ पे हमने सारा चीज़ जो इकोनॉमी का, जो हमारा बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी वाला टॉपिक था, इसको कम्प्लीटली कवर कर दिया है। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को लेकर आने के लिए। और हमने कैसा पढ़ा है ये भी आप हमको बता सकते हैं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और जो भी है कि एक बार एक लास्ट में पीटी 365 इकोनॉमी का सारा हम एक कंपाइलेशन निकाल देंगे, जिससे आपको एक ही वीडियो में सारे कंप्लीट पीटी 365 मिल जाए। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।